हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना सीसीएनए का लेक्चर 41 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे स्विच के, तो वो आज हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट है यहाँ वॉइस विलेन का। वॉइस विलेन होता क्या? देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि वॉइस विलेन का कंसेप्ट। तो स्लाइड शो पे चलते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग सब फैमिलियर होंगे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं 2G टेक्नोलॉजी के बारे में फैमिलियर ना हो। 3G तो सबको पता हो। तो 3G टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। 3G टेक्नोलॉजी जब यूज़ करते थे उस समय आपको पता था कि हम लोग अलग अलग रिचार्जेस करते थे ना। कॉलिंग के लिए अलग करते थे रिचार्ज, या अलग प्रोमो वगैरह डलाते थे। काफ़ी पहले की बात हो गई है, ऐसा लगता है हिस्ट्री की। मैसेज पैक अलग डलाते थे, है ना। मैसेज के चार्जेस भी अलग होते थे। और इंटरनेट के लिए भी हम अलग से रिचार्ज कराते थे। ऐसा क्यों था? एक्चुअली 3G 2G जो भी टेक्नोलॉजी हमारी थी, उस पे कॉलिंग, मैसेज और इंटरनेट के लिए अलग अलग सर्विसेज चलती थी। यानी मेरा कहने का सेंस ये है कि अभी हमारे जो इंटरनेट 4G टेक्नोलॉजी है उसमें कॉलिंग, मैसेज और इंटरनेट के लिए आईपी बेस्ड नेटवर्क पे काम हो जाता है। पहले नहीं होता था। 3G पे ये बात नहीं, 3G 2G पे ये बात नहीं थी। कॉलिंग के लिए अपना अलग टेक्नोलॉजी चलता था। पीबीएक्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग मोबाइल एक्सचेंज कहते हैं, मोबाइल एक्सचेंज या टेलीफोन एक्सचेंज जो भी कहो। ये अलग सा इक्विपमेंट होता था। ठीक है, अलग से इक्विपमेंट होता था। इस इक्विपमेंट के थ्रू आपकी कॉलिंग होती थी। उस तरह से मैसेज के लिए भी अलग सा इक्विपमेंट होता था। यानी अगर किसी भी, अगर कंट्रोल रूम पे देखें आप, टेलीकॉम के कंट्रोल रूम पे, या फिर आप इसे कोई, कई लोग AG2 कहते हैं, कई लोग MSC कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। उस पर अगर आप देखेंगे तो अलग सा 3 चैनल होता था। एक चैनल कॉल के लिए होता था, ठीक है। एक चैनल आपका मैसेज के लिए होता था, और एक चैनल जो आपका राउटर्स वगैरह जितने भी रहते थे, इंटरनेट चलाने के लिए होता था। पहले राउटर वगैरह की यूज नहीं की जाती थी कॉलिंग और मैसेज के लिए। कॉलिंग मैसेज का अपना अलग सा इक्विपमेंट होता था। इस वजह से चूंकि कंट्रोल रूम पे 3 अलग अलग डिवाइसेस लगे हैं, इस वजह से आपको 3 चार्जेस देने पड़ते हैं। लेटर ऑन जब 4G टेक्नोलॉजी आया, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन को कई LTE के अंदर लाया गया था, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये सारी टेलीकॉम की बात है। मैं थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर 4G प्रोजेक्ट को लाया गया। उसमें कहा गया कि हम कॉलिंग और मैसेज के लिए जो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसे हम हटा देते हैं। उसे हटाकर हमारे पास आईपी बेस्ड जो नेटवर्क है जिसपे हम इंटरनेट चलाते हैं, आईपी बेस्ड नेटवर्क जिसपे हम इंटरनेट चलाते हैं, हम कॉल और मैसेज को इसी आईपी बेस पे ले आए। ठीक है। जैसे कि कॉल होने के लिए इंटरनेट पे, आपको पता है इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट पे आप यहाँ हो, आपका एक आईपी एड्रेस हो, और सामने वाला का एक आईपी एड्रेस, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। कॉल और मैसेज के केस पे ऐसा पहले नहीं होता था। पहले इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी अलग थी, आईपी बेस की काम नहीं थी। फिर क्या हुआ कि अब जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 4G पे जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आईपी बेस्ड नेटवर्क पे भी कॉलिंग हो सकता है, मैसेज भी जा सकता है। तो अब आपका जो मोबाइल्स है, टावर से कनेक्टेड होता है, भले आपके पास एक मोबाइल नंबर हो, ठीक है, जब भी आप कॉल वगैरह इनिशिएट करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। पहले ये बात नहीं थी। कॉलिंग के लिए भी आईपी एड्रेस आपको टावर आपको देता है। ये हमें दिखता नहीं है कॉलिंग के लिए कौन सा आईपी एड्रेस देता है, ठीक है।
ये मत समझ लेना कि इंटरनेट अगर ऑन नहीं है तो हमारा कॉल नहीं लगेगा। 4G टेक्नोलॉजी में कॉल लगता है, वो इसलिए क्योंकि कॉलिंग के लिए अलग सा रेंज ऑफ आईपी एड्रेस दिया जाता है जो आपके लिए हिडन है, आपको वो चीज़ नहीं दिखती। ठीक है। और आईपी बेस्ड कॉलिंग को ही टेलीकॉम वर्ड पे हम वोल्टी कहते हैं। कई लोग सुने होंगे वोल्टी के बारे में। वोल्टी इज नथिंग बट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एलटीई। वॉइस ओवर एलटी, एलटी फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एक प्रोजेक्ट था। उसके अंडर जब हम कॉलिंग को आईपी बेस्ड नेटवर्क के साथ जोड़ दिए थे तो उसे हम टेलीकॉम में वोल्टी कहते हैं। कई सारे आपके 4G मोबाइल में देखना वोल्टी वगैरह लिखा रहता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और इसी वोल्टी को हम आईपी बेस्ड नेटवर्क को वीओआईपी कहते हैं। दोनों सेम, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों सेम। अब वही वीओआईपी कहो या फिर वोल्टी कहो, बात बराबर। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है इसे वीओआईपी। यानी अब जो भी कॉलिंग्स होगी वो आईपी बेस्ड नेटवर्क के ऊपर ही कॉलिंग हो जाएगी। यानी 3 इक्विपमेंट जो मैं आपको दिखा रहा था वो सारे हट गए और आपके पास सिर्फ और सिर्फ राउटर्स के थ्रू, आप इस राउटर के थ्रू इंटरनेट भी चला रहे हो, इस राउटर के थ्रू आप कॉलिंग भी कर रहे हो, इस राउटर के थ्रू आप मैसेज भी कर रहे हो। बाकी आर्किटेक्चर टेलीकॉम का 3G 4G और 5G आर्किटेक्चर खुद में बहुत बड़ा है। कॉलिंग होने के लिए काफी सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में फिलहाल अभी हमें नहीं जानना। ठीक है, बहुत बड़ा इस पे डिस्कशन है। उसके सारे सारे इक्विपमेंट्स है, ऑथेंटिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, उसमें आपके रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है, HLR होते हैं, VLR होते हैं, कई सारे कंसेप्ट। तो वो सब सारी चीज़ें आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, प्योर आपका टेलीकॉम का पार्ट है। कभी हम टेलीकॉम के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको ओवरऑल आइडिया हो कि इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग क्या होती है। तो जैसे कि ऑफिस पे बात की गई, अब हम वॉइस विलेन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि वॉइस विलेन कैसे आया। ऑफिस पे जैसे बात कर रही गई थी कि आपका एक कंप्यूटर है जो आपका स्विच से कनेक्ट है, ठीक है। अब आपको हर एक डेस्क पे एक फोन लगाना है, यानी आईपी फोन लगाना है। देखो पहले का जो सिंपल लैंडलाइन फोन था वो आपका आईपी बेस्ड नहीं था, वो नहीं चलेगा। ये आईपी फोन्स होते हैं। आईपी फोन्स आपने सुना होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पिक्चर, पहले कंसेप्ट की बात कर ले। तो हर एक डेस्क पे आप देखे होंगे ऑफिस में एक आईपी फोन लगा होता है। तो आईपी फोन के लिए फिर आपको स्विच के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे, 2 पोर्ट आप यूज कर रहे हो एक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। पहले आपको 24 एम्प्लॉय थे तो 24 पोर्ट यूज हो रहे थे, लेकिन आप कॉलिंग भी लगाना चाहते हो तो 24 एम्प्लॉयज के लिए 48 पोर्ट यूज हो रहे हैं, जो काफी महंगा हो जाता चीजें पर। इस वजह से उन्होंने वॉइस विलेन का कंसेप्ट बनाया कि एक ही पोर्ट से हमारा काम हो। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं कंसेप्ट बनाते हैं कि आपका स्विच है और हम जो आईपी फोन बनाएंगे वो आईपी फोन पे हम पोर्ट्स दे देंगे। इथरनेट पोर्ट्स रहेगा, एक पोर्ट आपका रहेगा जो स्विच से कनेक्ट होगा और एक पोर्ट रहेगा जो पीसी से कनेक्ट होगा। यानी अब अगर आप पीसी लगाओगे तब डायरेक्ट स्विच से नहीं लगाओगे, आप पीसी टू आईपी फोन लगाओगे और आईपी फोन टू स्विच लगाओ। बात क्लियर है। और आप स्विच पे वॉइस विलेन का कॉन्फ़िगरेशन करो। और एक बात, आईपी फोन आपका विलेन टैग समझता है, 802.1q समझता है आईपी फोन। क्लियर है। तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट में देख लेते हैं लैब्स में। पहले मैं आपको आईपी फोन का पिक्चर दिखा देता हूँ।
पैकेट ट्रेसर पे भी दिखता है। आप पैकेट ट्रेसर पे जाएंगे तो यहाँ देखो आपके पास आईपी फोन का ऑप्शन है। ये रहा आईपी। आप इसे खोलो, जूम कर लो, ये देखो जो पोर्ट्स लगे, या कंसोल वाला इसको छोड़ दो आप, ये अलग चीज। एक पोर्ट आपका स्विच के लिए है, एक पोर्ट आपका पीसी के लिए, ये हेडफोन वगैरह लगाने के। ठीक है, इसमें देखो पावर का आपका पावर केबल लगाने के लिए भी ऑप्शन है, एडोप्टर के साथ। एडोप्टर होता है, ये देखो एडोप्टर, एडोप्टर के साथ हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम दो आईपी फोन ले लेते हैं और दो पीसी ले लेते हैं। छोटा सा लैब करके देखेंगे। स्विच ले लेते हैं, एक राउटर ले लेते हैं। राउटर में 2811 ले लेता हूँ, आप जो मर्जी ले सकते हो। एक स्विच ले, ठीक है, कनेक्शन कर लेते हैं। फास्ट 0/0 से लास्ट पोर्ट का कर लेते हैं, फास्ट 0/24, या फिर फास्ट 0/1 कर लेते हैं। हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या बनाया है, स्विच पे फास्ट 0/24 ही बने, 24 के साथ ही कनेक्ट करते 24। और यहाँ पे क्या बनाया हमने, 0 और 1, ठीक है। तो 0/1 से आईपी फोन, देखो यहाँ पे स्विच पोर्ट आ रहा है, स्विच पोर्ट के साथ आपको स्विच पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। पीसी के साथ आपको पीसी को कनेक्ट करना, पीसी पोर्ट के साथ। उस तरह से 0/2 को आईपी फोन पे चलना है, स्विच के साथ स्विच को, पीसी को पीसी से। ठीक है, अभी देखो अभी आपका फोन ऑन नहीं है। वो क्यों ऑन नहीं है, क्योंकि पावर सप्लाई आपने दिया नहीं। सबसे पहले पावर सप्लाई देना पड़ेगा। पावर सप्लाई के लिए आपको एडोप्टर यहाँ से ऐड करना। आपने पावर सप्लाई लगा दिया, एडोप्टर लगा दिया, तो आपका आईपी फोन ऑन हो गया है। एडोप्टर लगा दो तो आईपी फोन ऑन। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट। ओके, तो हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्विच पे चलते हैं, CLI। जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दी है बहुत ही सिंपल सी है। फर्स्ट नेम दे रहे हैं, विलेन 10 बना रहे हैं, और उसका नाम डेटा विलेन दे रहे हैं। देखो अभी जो हम जो विलेंस पढ़ रहे थे कंप्यूटर केस में, जो भी हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर रहे थे, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 20 जो भी कर रहे थे, उससे का नाम दिया गया है डेटा विलेन। यानी इससे आपका डेटा जाता है। ठीक है, वॉइस विलेन से आपका वॉइस सिग्नल जाएगी, यानी ऑडियो सिग्नल जाएगी। ठीक है, ऑडियो सिग्नल भी ऑब्वियसली आपका डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर जाएगी, लेकिन अलग सा नाम दिया गया, ऑडियो सिग्नल जाएगी। और इसे कहा गया है कि ये डेटा डेटा विलेन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इससे डेटा जाता है। जो पीसी के साथ हम एक्सेस करते थे उसे हम डेटा विलेन कहते हैं। ठीक है, तो विलेंस बना रहे हैं विलेन 10, उसका नाम हम डेटा विलेन रख रहे हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि डेटा विलेन रखोगे तो ही काम होगा। मैं डेटा विलेन समझने के लिए रखा।
आप चाहो तो कोई भी नेम, HR, नेम, मार्केटिंग, सेल्स, कुछ भी रख सकते हो। आपने देखा भी। विलेन 20, इसे हम वॉइस विलेन बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हाँ वॉइस विलेन आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो, HR XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ये वॉइस विलेन देने का मतलब ये नहीं कि वॉइस विलेन बने, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन जो है कि समझ में कैसे आएगा कि ये डेटा विलेन है और ये वॉइस विलेन है, ये इस पार्ट पे समझ में आएगा। इंटरफेस रेंज पे चल रहे हैं, फार 0/1 एंड 2 के बीच में, फार 0/0 एंड फार 0/1, फार 0/1 एंड फार 0/2। ये दोनों पोर्ट आपके एक्सेस पोर्ट्स होंगे, इस वजह से दोनों पे जा रहे हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। ये जो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 हम कमांड चलाते हैं, इससे ये हो जाता है कि ये आपका डेटा विलेंस। उसके अंदर ही कमांड चलेगी स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 20। यहाँ पे जो वॉइस विलेन देना कंपल्सरी, वॉइस देना। वॉइस नहीं दोगे तो आपका कमांड नहीं ले। यहाँ पर अगर आप एक्सेस दोगे, मान लो यहाँ पे लिखते हो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20, तो 20 जो विलेंस है वो भी आपका डेटा विलेन बन जाएगा। और आपको पता है कि एक पोर्ट पे 2 डेटा विलेन असाइन नहीं हो सकते। पास 0/1 या तो विलेन 10 का पार्ट होगा या विलेन 20 का पार्ट होगा डेटा विलेन के केस पे। वॉइस विलेन का पार्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप वॉइस हटा दोगे तो एक ही पोर्ट आपके 2 विलेन एक्सेस डेटा विलेन पे पार्ट नहीं हो सकते। इस वजह से स्विच पोर्ट वॉइस विलेन दे दोगे तो आपका डेटा विलेन का विलेन 10 पे भी रहेगा वो पोर्ट, और वॉइस विलेन के लिए आपका 20 के लिए रहेगा। अब ऐसा अलग सा क्यों देते हैं, सेम को क्यों नहीं कर सकते हैं? सेम विलेन पे भी तो बात रखी जा सकती थी, है ना। यहाँ पे ये वॉइस विलेन का कंसेप्ट बनाने की जरूरत ही क्या थी? हम डायरेक्टली ये कर लेते कि चलो ये विलेन 10 का है, तो आप IP फोन को भी विलेन 10 पे रख दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें दिक्कत थी, इसमें ये दिक्कत थी कि मान लो आपका PC जो है विलेन 10 का पार्ट, और आपने अपने फोन को भी विलेन 10 पे रखा था। भाई PC और आपका फोन दोनों सेम विलेन पे, यानी ये दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो PC पे आप इंस्टॉल करोगे तो आपका पूरा रिकॉर्डिंग कर सकता है कि आपके फोन पे आप क्या क्या बात कर रहे हो, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो सकती है। जैसे कि मान लो ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट में मान लो किसी कोई अगर मैनेजमेंट का बंदा बैठा, ठीक है, अपर डिपार्टमेंट में, मान लो काफी ऊपर डिपार्टमेंट में है, अपर लेवल पे है, उन्होंने कुछ बिजनेस मीटिंग वगैरह अपने IP फोन से बात करी, ठीक है। मान लो इनका विलेन 20 था या फिर 50 था, मान लो आपने IP फोन को 50 पे रखा था, तो मैनेजमेंट वाले तो और भी बंदे होंगे, मैनेजमेंट वाले तो और भी बंदे होंगे, कोई बंदा खराब होगा और मैनेजमेंट का आपने सेम विलेन पे रखा है, 50 और 50 पे रखेंगे, ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट तो आप सेम विलेंस पे रखोगे। तो ये जो बंदा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चलाकर आपके IP फोन का सारा डेटा निकाल सकता कि आपने अपने IP फोन से क्या क्या बात करी। तो कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह की भी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, रिक्स हो जाता है। इस वजह से वॉइस विलेन को अलग रखा गया ताकि PC कभी भी वॉइस विलेन से कम्युनिकेट डायरेक्टली ना कर। ठीक है, वॉइस विलेन बना दिया गया है, इसलिए आपके PC आपके IP फोन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देखो ये विलेन 5 का पार्ट, मान लो ये आपने इस IP फोन को विलेन 30 पर रखा था और इस IP फोन को विलेन 40 पर रखा था, तो इंटर विलेन राउटिंग से दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन PC आपके IP फोन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप इसका विलेन अलग रख, 10, इसका मान लो 15 रख लो। इंटर विलेन राउटिंग में IP फोन से कम्युनिकेट नहीं हो, इससे क्या है कि IP फोन का पूरा जो नेटवर्क है वो एक सेपरेट हो जाता है, एक पूरा सेपरेट हो जाता है, और PC का जितना भी आपका नेटवर्क है वो पूरा सेपरेट है, दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस वजह से आपके वॉइस विलेन का कंसेप्ट बनाया गया, इस वजह से आपका IP फोन भी सिक्योर हो जाता है।
बात क्लियर है? पहला रीजन तो आपको मैंने बताया था कि 2 पोर्ट लगेंगे, फोन लगाओगे तो 2 पोर्ट लगेंगे, बराबर। दूसरा रीजन ये है कि आपकी सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। तो वॉइस विलेन बनाने का आपका 2 मेन फंडामेंटल कॉस्ट। वॉइस विलेन और इंटरफेस पार्ट 0/24, ये वाली पोर्ट जो राउटर के साथ कनेक्टेड, इसे हम ट्रंक बनाते। यहाँ पर हम इंटर विलेन राउटिंग वगैरह करके देखेंगे, क्योंकि हम इसे अलग विलेन पे डाल रहे हैं, ठीक है। और इसे अलग विलेन पे डाल रहे हैं, इसे विलेन 20 पे डाल रहे हैं, इसे विलेन 10 पे डाल रहे हैं। तो हमें सबको डीएचसीपी से आईपी देना है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सब इंटरफेस वगैरह बनाने पड़ेंगे। इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे लेयर 3 स्विचेस भी लगा सकते हो, आप पूरा 2 टायर आर्किटेक्चर वाला डायग्राम भी आप फॉलो कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पर इंटरफेस विलेन बना लेना, मैं बना नहीं रहा। आप चाहो तो पूरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आपको सब इंटरफेस बनाना पड़ेगा वॉइस विलेन के, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। वो चूंकि मुझे आईपी देना है सारे फोन्स को, इस वजह से मैं सब इंटरफेस बना रहा हूं। आप चाहो तो इंटरफेस विलेन भी बना सकते हो, लेयर 3 स्विच यूज करके, और उनके बीच में आप राउटिंग वगैरह करा लेना, ठीक है। 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर यूज कर सकते। अब तो आपने 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर इतना बात पढ़ लिया होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, तो पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट, ठीक है। तो स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन, स्विच के दोनों पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये पोर्ट पे भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ट्रंक पोर्ट। अब राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन देखो काफी सिंपल है। होस्ट नेम दे रहे हैं, सब इंटरफेस बनाने के लिए आपको पता है कि उसके अंदर जाके आईपी नहीं देते हैं, नो शट डाउन कर देते हैं, और फिर .1q इनेबल कर देते हैं और आईपी एड्रेस डाल देते हैं। सब इंटरफेस बनाने कंसेप्ट, और 2 पूल बना रहे हैं डीएचसीपी का, जिससे कि हमारे पीसी को आपको, पीसी और आईपी फोन को आपको आईपी मिल सके। ये आपके पीसी के लिए है, देखो 192.168.10.1, ये हम विलेन 10 के लिए कर रहे हैं, जो हमारा डेटा विलेन है, ठीक है। सिंपल है, नेटवर्क उसे आईपी मिलेगा और डिफॉल्ट राउटर का आईपी मिलेगा। वॉइस विलेन डीएचसीपी, यानी आपके आईपी फोन के लिए हम उसे 20.0/24 का नेटवर्क का आईपी देंगे। डिफॉल्ट राउटर जो सब इंटरफेस हमने बनाया है, उसका आईपी एड्रेस डाल देंगे। दूसरा यहाँ पे एक अलग सा ऑप्शन है, ऑप्शन 150, और इस पे हम राउटर का ही आईपी दे रहे हैं। ये आपका एक्चुअली सिसलॉक सर्वर से आईपी फोन जो अपना कॉन्फ़िगरेशन उठाता है, उसका आईपी एड्रेस यहाँ देना पड़ता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन उठाने के लिए। नहीं तो वीओआईपी की बहुत डिटेल में बात हो जाएगी, तो हमें वीओआईपी काफी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो बस ये कमांड आपको चला देना, ठीक है। सिंपल सा वॉइस विलेन समझना है हमें। वीओआईपी बहुत बड़ा टॉपिक खुद पे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन। नीचे कॉन्फ़िगरेशन बाद में बात करें। तो लेट्स गो टू द राउटर, CLI नो एंड पेस्ट, DHCP, ठीक है। तो राउटर पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। पैकेट टेस्टर पर चलते हैं, PC 0 पे चलते हैं और देखते हैं हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं। तो
तक आपका आईपी एड्रेस मिल गया 192.168.10.2 का। ठीक है, PC1 को भी मिल जाएगा आईपी एड्रेस। टेन डॉट थ्री यानी 10.2 को आप पिंग कर सकते हो। तो पिंग क्योंकि सेमी नेटवर्क पे 192.168.10.2 आपका पिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मार्क करना, मैं आपको सिमुलेशन पे दिखाता हूँ। मैं 10.2 को पिंग कर रहा हूँ। अभी आप पीसी का पैकेट देखो, इथरनेट हेडर पे देखो, कोई .1q का टैग है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, टाइप, कोई भी आपका .1q का टैग है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीसी आपका .1q हेडर नहीं समझता है। पीसी को कोई मतलब नहीं है कि आपने स्विच पे उसे कौन सा वेरिएंट पे डाला है, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आप जैसे ही स्विच को भेजते हैं तो यहाँ पे देखो इनबाउंड पे जो पीसी से आया था उस समय कोई टैग था .1q का, लेकिन आउटबाउंड पे आप देखना .1q का टैग लग गया। टाइप है, तो आगे चलते हैं। सोर्स डेस्टिनेशन, यहाँ दिखाएगा आपको इनबाउंड पे। पैकेट ट्रेसर में दिखा दे रहा है एक्चुअली आपका टाइप डेटा वेरिएबल 3। पैकेट ट्रेसर बड़ा यूजफुल रहता है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर नहीं दिखा था, पैकेट ट्रेसर में काफी कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती। सिंपल रखा है ना, आईपी फोन वगैरह के लिए इतना बड़ा नहीं है। तो जब भी आपका पैकेट पीसी से आता है वो टैग लग कर नहीं आता, .1q का टैग नहीं लगता, नहीं लगता। जैसे आईपी फोन पे आता है तो आईपी फोन देखो, अगर मैं फॉरवर्ड करेगा स्विच को, स्विच को कैसे समझ में आएगा कि वो विलेन 5 का विलेन 10 का कर रहा है या विलेन 20 का कर रहा है, यानी डेटा मतलब पीसी का ट्रैफिक भेज रहा है या फिर वो अपना ट्रैफिक भेज रहा है। फोन का ट्रैफिक कैसे समझ में आएगा? सिंपल सा, पीसी के पास पीसी फोन को भेजे और सेम टू सेम फोन अगर स्विच को भेज दे तो स्विच को कैसे समझ में आएगा कि भाई फोन का ट्रैफिक है या फिर पीसी का ट्रैफिक है। यानी विलेन 10 का ट्रैफिक है जो आपका डेटा विलेन है, या विलेन 20 का ट्रैफिक है जो आपका वॉइस विलेन। इस वजह से आपका आईपी फोन क्या करता है, वो टैग लगा देता है, .1q के टैग लगाता है। जब पीसी का ट्रैफिक वो स्विच को फॉरवर्ड करता है तो आपने जो भी विलेंस रखा था यहाँ पर, ठीक है, जो भी विलेंस आपने दिया था एक्सेस विलेन के लिए, डेटा विलेन के लिए, वो डेटा विलेन का टैग वो लगा देता है, यानी विलेन 10 लगा देता है। और जब वो अपना ट्रैफिक भेजता है स्विच को, तो अपना जो उसका वॉइस विलेन का जो आपने नंबर दिया था 20, उसका टैग लगा देता है। अब ये बात ये है समझने की कि फोन को कैसे पता रहता है कि स्विच पे आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। कि स्विच पे आपने डेटा विलेन 10 को बनाया है और वॉइस विलेन 20 को बनाया, वो कैसे पता चलता है? वो आपका सीडीपी से पता चलता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल से जैसे ही फोन आपका ऑन होता है वो सीडीपी के मैसेज भेजता है, और ये भी आपका स्विच भी सीडीपी का मैसेज भेजता है। इस सीडीपी के मैसेज से ये पता कर लेता है फोन कि आपका डेटा विलेन कौन सा है इस पोर्ट के लिए और वॉइस विलेन कौन सा। अगर दोनों साइड सिस्को के डिवाइसेस लगे हैं तो सीडीपी से तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो आपने स्विच आपने सिस्को का लगाया और आईपी फोन किसी और कंपनी का लगाया,
तो आपको स्विच पे जाकर LLDP इनेबल करना पड़ेगा, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो CDP का अल्टरनेटिव। CDP सिस्को का प्रोप्राइटरशिप प्रोटोकॉल था, LLDP ओपन स्टैंडर्ड था। क्योंकि आपका स्विच जो है वो किसी और कंपनी का, सिस्को का लगा हुआ है, और फोन आपका किसी और कंपनी का लगा हुआ है, तो फोन तो आपका CDP सपोर्ट नहीं करेगा, और सिस्को स्विचेस में बाय डिफॉल्ट आपका CDP ही चलता है। तो आपको वहां स्विच पे जाकर LLDP इनेबल करना पड़ेगा, और जो भी अदर कंपनी का फोन होगा उस पर LLDP चलता। क्लियर है भाई? तो CDP के थ्रू ये आपस फोन जो है वो समझ जाता है कि कौन सा आपका डेटा बिलियन कौन सा आपने रखा है, और वॉइस बिलियन आपने कौन सा रखा। यहाँ भले आपको नहीं दिखा था टैग लगे हुए, लेकिन रियल आपके इन्वायरमेंट में टैग लगता है। ये वॉइस बिलियन वाला अवेलेबल नहीं है ना DNS पे, वरना वहां पे आपको मैं लैब करके दिखा दूँ। ठीक है, फोन्स वगैरह का वहां पे इमेज वगैरह नहीं है, इस वजह से हम पैकेट ट्रेसर पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। PC1 PC0 को पिंग कर पा रहा है। ठीक है, एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा फोन पे जाओ, GUI पे चलते हैं। देखो, आपको कॉल करना है, हमें कॉलिंग भी करनी है, IP फोन टू IP फोन। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बना रखी है, हालांकि ये कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए ज़रूरत नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका ना CCNP पार्ट नहीं, इंटरप्राइज UIP जो करते हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मुझसे दे देना, लिख देना, मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। या फिर आप इसे लिख भी सकते हो, आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे लिख लो, और सेम टू सेम आपको राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर देना पड़ेगा। तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो आपका कॉलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो कोई नंबर वगैरह यहाँ नहीं दिख रहा है, और जैसे ही मैं राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, आपके फोन्स एक्टिव हो जाए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप देखो IP फोन पे चलो, GUI पे, आपको देखो एक नंबर मिला 1001। 1001 क्यों मिला? क्योंकि हमने नंबर दिया 1001। आप कोई भी एक नंबर डाल सकते, और दूसरे फोन को हमने 1002 नंबर, और साथ साथ ये DHCP के लिए जो हमने उसे IP असाइन किया था, वो IP भी इससे मिल गया हो, लेकिन वो IP हमें GUI पे दिखाएगा। ठीक है, तो 1001 नंबर मिल गया आपको। IP फोन जीरो को, IP फोन 1 को भी एक नंबर मिल गया है 100। तो आप यहाँ से कॉल करना चाहते हैं, आप कॉल कर लो 1001, और इसे आप, आपका जो हेडसेट है उसे आपको, रिसीवर जो है उसे आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो रिंग आउट हो रहा है ना, मतलब रिंग जा रही 1001 पे। आप IP फोन 0 पे चलो, और आपको देखो ये लाइट जलता हुआ दिख रहा है, और देखो आपको बता रहा है कि 1002 से कॉल आ रहा है, और मेरा नंबर क्या है 100। आप यहाँ से उठा लो, देखो कनेक्टेड आ गया, मैंने आपका फोन ठीक ठाक काम कर रहा। तो ये होता है वॉइस फीलर का कंसेप्ट। क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट था, वापस फोन रख दिया हमने, और ये आपका नेटवर्क काम कर रहा है। तो आप ऑफिस पे देखे भी होंगे कि हर एक डेस्क पे जो इम्प्लॉयज वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ उनका एक PC रहता है। कई जगह PC रहता है, कई जगह लैपटॉप लगाने का ऑप्शन रहता है, और उसके साथ एक फोन लगा रहता है, दैट इज द IP। इस तरह से आपका वॉइस विलेन के थ्रू वो काम करता है। ठीक है, अभी हर जगह आपका IP फोन ही मिलता है। कुछ आपने होटल्स वगैरह पे भी देखा होगा, चीज मैं आपको दिखाता हूँ। PBX का कंसेप्ट, PBX,
इमेज पीबीएक्स बॉक्स का है ठीक ठाक। ये देख लो यहाँ पर, ये देखो इस टाइप का पीबीएक्स बॉक्स होता था पहले। पीबीएक्स सिस्टम स्मॉल सिस्टम के लिए पहले इस टाइप की चीजें यूज की जाती। और इसी टाइप का जो पीबीएक्स दिख रहा है ना, इसी टाइप का एक बहुत बड़ा मशीन होता था जो आपके मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था। मतलब आपके जो कॉलिंग वगैरह होते थे ना, टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा इसी तरह का सिस्टम होता था। राउटर्स नहीं होते थे कॉलिंग करने के, ठीक है। तो कई सारे होटल्स वगैरह पे भी आपको, छोटे मोटे होटल्स पे आप जाओगे तो वहां देखना एक लैंडलाइन फोन वगैरह रहता है, ठीक है। उसमें लिखा रहता है ये नंबर दबाओ तो इस पे लग जाएगा, इसे लगाओ तो लॉन्ड्री को लग जाएगा। इस टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। तो वो पीबीएक्स के थ्रू ही कर लेते हैं। इस टाइप का पीबीएक्स रहता है। फोन का डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो पीबीएक्स पे आ जाता है। सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं ना, ये डायरेक्टली आपके फोन इसके थ्रू कनेक्टेड, और ये नंबर के हिसाब से सबको एक दूसरे को कॉल लगाने लगता है। लेकिन बड़े बड़े होटल्स पे आपको ये नहीं मिलेगा पीबीएक्स वाला सिस्टम। वहाँ आईपी फोन ही चलता है, ठीक है। वहाँ आईपी फोन का कंसेप्ट ही चलता है। वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस बिलियन वाला कंसेप्ट चलता है। इसके लिए कोई वॉइस बिलियन की जरूरत नहीं, ठीक है। तो पहले की टेक्नोलॉजी थी, अब यूज नहीं होती है। छोटे मोटे कम खर्च के लिए आप कर सकते हो। इसका रेट भी कम होता है कंपेयर टू द आपका, शॉपिंग में भी देख लेते हैं पीबीएक्स। ये कितना का, 12,000 का दे रहा, बड़ा वाला है। ये वाईफाई राउटर है क्या? वीओआईपी पीबीएक्स, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस वजह से महंगा है। काफी महंगे महंगे आ रहे हैं पीबीएक्स वगैरह। 1,10,000। चाहिए वीओआईपी पीबीएक्स, ये सब आपके वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करेंगे, आईपी फोन सपोर्ट करेंगे, इस टाइप के इस वजह से महंगे। अभी नॉर्मल वाला शायद आ भी नहीं रहा हो, है ना। ये वाला ये नॉर्मल है आपका, ये वीओआईपी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सब सस्ते पड़ेंगे, लेकिन वीओआईपी वाले महंगे पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट था आपका वॉइस विलेन का सीसीएनए लेवल पे। सीसीएनए लेवल पे आपको उतना भी डिटेल नहीं, हमने फोन लगा कॉलिंग वगैरह किया ये भी नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है। बाकी हमने थोड़ा सा डिटेल पे देखा है यहाँ पर। बाकी मैं और डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा ना, क्योंकि वीओआईपी आपको पता है कि बहुत बड़ी टॉपिक है, सीसीआई में भी पढ़ी जाती है। सीसीआई करोगे तो आप वीओआईपी लेके कर सकते हो, ठीक है। और टेलीकॉम में भी वोल्टी बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरा आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, 2G 3G 4G, 4G कैसे काम करता है, 5G का क्या आर्किटेक्चर है, क्या एडवांटेजेस है। वो काफी लंबा फिर चला जाएगा, फिर हम इधर से मुद्दे से हट जाएंगे सीसीएनए वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। ज्यादा कंसेप्ट नहीं था इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। तो आपको थ्योरी वगैरह पढ़ना है तो आप मुझसे पीपीटी ले सकते हो। बाकी जो मैंने समझाया वही सारी चीजें, ठीक है। आप देख लेना रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए की गई थी, वो सारी बातें यहाँ लिखी गई। सीडीपी मैसेज के बारे में लिखा गया, किस तरह से विलेंस को समझा जाता है। इंटरव्यू के लिए अगर मान लो थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पीपीटी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हो, तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाती है ना। बट हमेशा जरूरत नहीं कि लेक्चर बैठ के देखना पड़ता है, तो आपको जरूरत है तो आप मुझसे मांग सकते हो, लिंक्डइन में मैसेज कर सकते हो। लिंक्डइन का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैकिंग क्या होता है। देखो स्टैकिंग क्यों करते हैं, यहाँ पर भी मैं
स्लाइड शो लिख समझा देता हूँ। न्यू स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड्स। देखो स्टैकिंग क्यों करते हैं? जैसे कि हम कहीं पे भी स्विच लगा रहे हैं, मान लो एक्सेस लेयर की हम बात करते हैं, हमने स्विच लगाया, ठीक है, और एक ही स्विच है, कई सारे आपके पीसीज वगैरह या फिर फोन्स वगैरह कनेक्टेड हैं, है ना। अगर मान लो किसी कारण से ये स्विच का पावर सप्लाई चला जाता है, पावर केबल खराब हो जाती है, ये तो किसी न किसी पावर केबल से रैक पे लगा होगा ना, ये स्विच किसी न किसी रैक पे लगा होगा इस तरह से, जब तो रैक दिखता है ना, यहाँ भी दिख रहा होगा। पैकेट ट्रेसर पे भी मैंने आपको दिखाया था, आप फिजिकल लेयर पे जाकर रैक देख सकते हैं, देखो ये रैक पे लगा है ना, इससे और भी जूम होता था ये, वेट अ मिनट, पहले जाने का है एनिमेशन, यहाँ से जूम कर लो, तो ये स्विच है, ये राउटर लगा है, ये देखो ये स्विच है अपना, ये स्विच है ना, ये स्विच आपका पावर केबल से कनेक्टेड होगा, यहाँ भले नहीं दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन इसका रियर व्यू में ये देखो ये पावर केबल लगा है, ये पावर केबल से कनेक्टेड है। मान लो किसी कारण से पावर केबल का स्लॉट खराब हो जाए या पावर केबल डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर सीपीयू का आपका मान लो हो सकता है कि प्रोसेसर खराब हो जाए, है ना, स्विच का आपका एसिक वगैरह खराब हो जाए, तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको स्टैकिंग कंसेप्ट बनाएंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा, आपका स्विच तो फेल हो जाएगा ना, आपके सारे पीसी चले जाएंगे। ऐसा मान लो हो जाए, पावर केबल खराब हो जाए, पावर स्लॉट खराब हो जाए, या फिर आपका एसिक वगैरह खराब हो जाए, तो उस समय क्या हो, उस समय आपका स्विच बैठ जाए, स्विच बैठ जाएगा तो सारे पीसी वगैरह की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना, ये आपस में काम नहीं कर पाएंगे, तो फेलियर हो जाएगा मिड टाइम में, फिर आपको नया स्विच ला के तुरंत आपको सारा काम करना पड़ेगा, या फिर सारे ट्रैफिक्स को आपके दूसरे स्विच पे जो आपने एक्सेस स्विच लगाया है उस पे आपको लैन केबल ले जाकर स्विच से निकाल कर उस लैन केबल पे आपको लगाना पड़ेगा, मतलब उस दूसरे स्विच पे लगाना पड़ेगा, स्विच 2 पे, ठीक है, स्विच 1 से आप सारा केबल हटाकर स्विच 2 पे शिफ्ट करोगे। अब स्विच 2 पे इतना पोर्ट है कि नहीं है, ये भी कहानी है कि यहाँ मान लो 24 इम्प्लॉयज बैठ रहे थे, 24 पोर्ट की जरूरत थी, स्विच 1 खराब हो गया, स्विच 2 पे मान लो 24 पोर्ट है ही नहीं, 10 पोर्ट बचे, स्विच 3 पे मान लो 10 पोर्ट बचे, तो आपके पास मान लो 20 ही पोर्ट बचे, तो बाकी 4 तो नहीं कर पाएंगे जब तक कि नया स्विच आप नहीं ला के लगा देते। तो ये सारी चीजों को बचने के लिए स्टैकिंग का कंसेप्ट बना। स्टैकिंग में होता क्या है, स्टैकिंग में आप एक एक स्विच नहीं लगाकर आप क्या करते हो, जैसे कि आप 1 2 3, हम जो 2 टायर आर्किटेक्चर की बात करें, मान लो ये एक ही फ्लोर है ना, ये फ्लोर 1, फ्लोर 1 की बात करें, ये फ्लोर 1 है, फ्लोर 2 मान लो फिर अलग से बनेगा आर्किटेक्चर उसका, ये फ्लोर 1 है, यहाँ पे एक्सेस स्विचेस आपका 1 2 3 एंड 4 है, तो चारों को आप अलग अलग लगाने के बजाय आप क्या कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो कि चारों स्विचेस को देखो, चारों स्विचेस को एक साथ ऊपर ऊपर रख दिया, और एक केबल से आपने इसे स्टैक कर दिया, इसी को कहते हैं स्टैकिंग, ठीक है, इसके लिए अलग से स्लॉट आते हैं, कई स्विचेस पे इनबिल्ट स्लॉट होते हैं, कई पे आपको खरीदना पड़ता है स्लॉट्स, ये स्लॉट्स खरीद कर आप केबल के थ्रू आप एक दूसरे स्विचेस को जोड़ देते, देखो जोड़ रहे हैं, ये मान लो स्विच 1 है, स्विच 1 देखो स्विच 2 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, अब देखो 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, देखो 3 4 से, ये देखो ये 3 4 से कनेक्टेड है, ठीक है,
और उसके बाद देखो 1 डायरेक्टली 4 से कनेक्टेड। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टैकिंग। इसको करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये हो जाता है कि चारों स्विचेस अब अलग अलग नहीं है, चारों स्विचेस अब एक हो गए। यानी इसमें से किसी भी एक स्विच को आप मास्टर स्विच बनाते हो, मास्टर स्विच, और सारी कॉन्फ़िगरेशन उस मास्टर स्विच पे करते हो, और ये कॉन्फ़िगरेशन सारे स्विचेस पे हो जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि स्विच पे भी मैंने आपको कुछ राउटर पे कंट्रोल प्लेन वगैरह के बारे में बात करी। कंट्रोल प्लेन होता है, मैनेजमेंट प्लेन होता है, ठीक है, और आपको डेटा प्लेन होता है। हमने इस पे बात करी थी ना, सीएफ में डेटा प्लेन होता है। तो आप क्या करते हो, आप कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन आप किसी एक स्विच पे ले आते, और बाकी जो बाकी स्विचेस हैं वो सब आपके डेटा प्लेन पे काम करते हैं, यानी उनका दिमाग और मैनेजमेंट नहीं होता है। अभी देखो चारों स्विचेस अगर अलग अलग थे, पहले केस पे, पहले के केस में चारों जो स्विचेस थे वो अलग अलग, पहले केस में चारों स्विचेस अलग अलग था, यानी इनका भी अपना कंट्रोल प्लेन था सीपी, इनका भी अपना मैनेजमेंट प्लेन था, और इनका अपना डेटा प्लेन। यानी अपने कंट्रोल प्लेन के ऊपर ये अपना डेटा ट्रैफिक वगैरह बनाता है, जो मैक एड्रेस वगैरह, ठीक है। और मैनेजमेंट प्लेन जिसपे कि आप मैनेजमेंट का मतलब आप लॉगिन वगैरह करते हो एसएसएच वगैरह से, ताकि इसे मैनेज कर सके, ठीक है। और डेटा प्लेन से वो क्या होता है, ट्रैफिक आप आगे फॉरवर्ड करते हो। सेम भाई। तो पहले क्या थे, सारे स्विचेस के अपने कंट्रोल प्लेन थे, अपने मैनेजमेंट प्लेन थे, अपने डेटा प्लेन थे, सब अपने इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन लेकर काम कर रहा। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने स्टैकिंग कर दी, तो चारों स्विच क्या हो गए, एक हो गए। इसमें से एक बन गया मास्टर, यानी कंट्रोल प्लेन अब इसका रह गया, मैनेजमेंट प्लेन भी बस इसका रह गया, डेटा प्लेन इसके पास जो है वो है, और बाकी जो 3 स्विचेस रहे उनके पास सिर्फ डेटा प्लेन रह गया। यानी इनके पास जो कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन है वो फिलहाल अभी डीएक्टिव स्टेज पे। यानी सारा फैसला कौन ले रहा है, ये मास्टर स्विच ले रहा है। इसकी वजह से क्या हुई, आपको चारों स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग नहीं करनी पड़ी। आप किसी एक पे जाकर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो सब के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो पावर सप्लाई वाली भी कुछ इश्यू होती है, ये देखो आप यहाँ पर पावर सप्लाई वाली भी अगर इश्यू होती है, ये तो देखो स्टैकिंग है, ठीक है। तो पावर सप्लाई के लिए भी आप स्टैकिंग कर सकते। इससे क्या होगा, किसी एक स्विच पे मान लो पावर सप्लाई चल जाएगी, तो वो दूसरा स्विच को अगर पावर आ रहा होगा तो उसके थ्रू स्विच 2 को भी पावर मिल जाए। स्विच 1 है, 2 है, ये 3 है, 2 का पावर फेल हो गया, 2 का मान लो ये पावर स्लॉट फेल हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टैकिंग किया गया था पावर केबल के थ्रू भी, इस वजह से स्विच 3 पे तो पावर आ रही है, तो स्विच 3 स्विच 2 को पावर दे दे, इतना बेटर। प्लस अगर आप लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप जैसे लॉगिन यहाँ कर रहे थे, लॉगिन वगैरह जो कर रहे थे आप, तो आप सारे स्विचेस पे अलग अलग कर रहे थे, इन सबका मैनेजमेंट प्लेन अलग अलग था। अब आपको क्या होगा, किसी एक पे आप लॉगिन करोगे और सबके लिए आपको एक्सेस होगा, यानी एक ही आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। ये होता है स्टैकिंग। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई, एक्टिव मास्टर, स्टैंड बाई मेंबर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। एक सिंगल मैनेजमेंट आईपी हो जाता है, यानी सारे स्विचेस के लिए अलग अलग मैनेजमेंट आईपी की जरूरत नहीं है लॉगिन करने के लिए, एक सिंगल मैनेजमेंट आईपी हो जाता
चारों स्विच अलग है लेकिन सिंगल लॉजिकल यूनिट है स्टैकिंग करने से। इसका एडवांटेज बहुत, एडवांटेज जैसे कि इसके बारे में लिखा गया वाई यूज स्टैकिंग, ये सारी कंसेप्ट यहाँ बताई गई है। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट, हाई अवेलेबिलिटी, इंक्रीज पोर्ट डेंसिटी, रिडंडेंसी क्लियरिंग, एग्रीगेशन अक्रॉस स्विचेस। ठीक है, हाउ स्टैकिंग वर्क टेक्निकली। ठीक है, ये सारी चीजें कि एक ही मैक एड्रेस टेबल बनेगा, ये सारी बातें जो हमने आपको बताया कि मैनेजमेंट एक ही हो जाए, कंट्रोल प्लेन भी एक ही हो जाए, एक ही मैक एड्रेस बना है, सारे स्विचेस एक साथ ही काम कर रहे हैं। और इसका एक फायदा भी है, देखो एचटीपी पे भी फायदा है। यहाँ देखो लिखा है एंडस राउटिंग प्रोटोकॉल एचटीपी मैक टेबल एटसेट्रा, यानी मैक टेबल तो एक बन गया, एचटीपी पे भी एक फायदा है। देखो ये क्या फायदा है, मैं यहाँ पे दिखाया हूँ डायग्राम बना। देखो पहले क्या था, बिफोर स्टैकिंग चार आपके एक्सेस स्विचेस थे, चारों अलग अलग थे। ठीक है, मान लो विलेन 10 के लिए ये रूट ब्रिज और विलेन 20 के लिए ये रूट, तो एट ए टाइम क्या हुआ होगा, विलेन 10 के लिए ये आपका, विलेन 10 के लिए ये आपका क्या होगा, रूट पोर्ट होगा। और ये पोर्ट कौन सा होगा, विलेन 10 के लिए ब्लॉक स्टेज पे होगा। उस तरह से ये क्या होगा, रूट पोर्ट होगा, और ये क्या होगा आपका, ब्लॉक पोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विलेन 20 के लिए मतलब एक आपका जो एक्सेस स्विचेस है, वो एक्सेस स्विचेस का एक पोर्ट आपका ऑन स्टेज पे है और एक पोर्ट जो है वो आपका ब्लॉक स्टेज, राइट। लेकिन जब आप स्टैकिंग कर देते हैं, जब आप स्टैकिंग कर देते हैं, जब आप स्टैकिंग कर देते हो, देखो क्या हुआ, सारे एक्सेस स्विचेस एक साथ आ गए, एक साथ आ गए, इसका आपको फायदा भी हुआ। एक्सेस स्विचेस एक साथ आ गए तो इसका फायदा भी आपको हुआ। अब आप देखो, आप जब दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ लगा रहे हैं तो आप एक ही लगा रहे, इससे क्या, इससे आपका लूप नहीं बन रहा, लूप नहीं बन रहा, लूप वाली प्रॉब्लम खत्म हो। आप यहाँ सिंगल केबल की जगह आप यहाँ पे बहुत सारे केबल लगा, इथर चैनल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। आपको लगता है कि भाई एक केबल पे हमारा उतना बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि चार स्विचेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ ज्यादा चाहिए, तो आप लगा लो ना, आप कौन मना कर रहा है इथर चैनल लगाने, लेकिन फिर भी देखो आप लूप पे नहीं, यहाँ पे आप लूप पे फंस गए, है ना, यहाँ आप लूप पे फंस गए थे, इस वजह से ब्लॉक था। यहाँ आप लूप में नहीं फंस गए तो आपका पोर्ट भी ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका स्टैकिंग से फायदा। ठीक है, बाकी स्टैकिंग के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ती है वो हमें सिलेबस पे नहीं है और हमें पढ़ना नहीं है। स्टैकिंग का कॉन्फ़िगरेशन बड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा कुछ बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टैकिंग समझ में ज़्यादा कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पावर ओवर इथरनेट को। ठीक है, पावर ओवर इथरनेट क्या होता है, तो जैसा कि पहले के बारे में बात हम जो कर रहे थे, पहले हम देखे भी थे कि हम मान लो पीसी वगैरह लगाते हैं और इस पे इथरनेट केबल लगा देते हैं, तो वो सिर्फ डेटा के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर समय के साथ चीज़ों में डेवलपमेंट की गई, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन पे भी चीज़ें हुई। मोबाइल फ़ोन पे हमारा जो मोबाइल चार्जर था, है ना, उसका नीचे साइड का पिन देखना अलग था, उसका एक अलग से चार्जर आता था। वैसे हम पावर केबल पे लगाते थे, मतलब पावर सॉकेट वगैरह पे लगाते थे, हमारा मोबाइल पहले चार्ज होता था।
और उसके अंदर एक यूएसबी पोर्ट भी होता था, है ना, छोटा सा टाइप वाला, जो मैंने आपको दिखाया था, छोटा सा पोर्ट होता था। उस पोर्ट के थ्रू हम क्या करते थे, किसी लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करते थे और क्या करते थे, डेटा वगैरह लेते थे, डेटा लेने के लिए काम करते थे। दो पोर्ट्स होते थे, चार्ज के लिए अलग और आपके डेटा ट्रांसफर के लिए। मोबाइल फोन के साथ भी चीजें की गई, तो बोला कि क्यों यार अलग से एक पोर्ट बना रहे हैं, अलग से केबल, हम एक काम करते हैं, वही टाइप सी वाला रख देते हैं और उसके थ्रू हम चार्ज भी कर लेंगे, पावर सप्लाई भी दे देंगे और साथ साथ डेटा भेजना होगा तो डेटा भी चला जाएगा, साथ साथ डेटा भी चला। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको इथरनेट केबल के साथ भी वो चीजें की गई। इथरनेट केबल पे भी कहा गया कि ठीक है, कुछ डिवाइसेस अगर है, अगर उन्हें पावर सप्लाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्विच के साथ जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इथरनेट केबल को, इस इथरनेट केबल के थ्रू ही कुछ डिवाइसेस, जो ऐसे जो डिवाइसेस है जैसे आपके आईपी फोन, एक्सेस पॉइंट्स। एक्सेस पॉइंट्स आपने देखा होगा, देखना कहीं आप मॉल वगैरह पे जाते हो, ऊपर एक छोटा सा एक वाईफाई राउटर जैसा लगा रहता है, छोटा छोटा, उसे आप एक्सेस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आईपी सर्विस कैमरा, ठीक है, आईओटी थिंग्स, सेंसर्स वगैरह, डिवाइसेस सेंसर्स वगैरह जो होते हैं, तो सबको पावर चाहिए होता है। तो पावर के लिए हम अलग से सॉकेट्स वगैरह नहीं बनाते। यानी अगर आप अपर फ्लोर की बात करें, अगर टॉप फ्लोर पे देखें, मतलब ऊपर सीलिंग को देखें, सीलिंग पर मैंने एक, मान लो सीसीटीवी कैमरा लगाया, ठीक है, एक वाईफाई राउटर लगाया, मतलब आपका एक्सेस पॉइंट लगाया है, और एक आपका सीसीटीवी कैमरा लगाया, ठीक है। अब इस सीसीटीवी कैमरा को चलने के लिए तो पावर तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे सॉकेट नहीं लगा, सॉकेट लगा के यहाँ कनेक्शन नहीं करूंगा, इस तरह से करने पर काफी गंदा दिखता है। तो मैं क्या करूंगा, ये तो सीसीटीवी कैमरा है, ये कहीं ना किसी स्विच से कनेक्टेड हो, तो मैं स्विच के थ्रू ही पावर सप्लाई सीसीटीवी कैमरा को दे दूं। तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं पावर ओवर इथरनेट, कि पावर सप्लाई आप दे रहे हो इथरनेट केबल के थ्रू। डेटा तो पहले भेजते थे, साथ साथ अब इलेक्ट्रिक पावर, जो भी छोटे मोटे डिवाइसेस होंगे जिनको हमको इलेक्ट्रिक पावर देने की जरूरत पड़ेगी, वो अब हम सेपरेटली सॉकेट लगाकर पावर सप्लाई नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम लैन केबल के थ्रू पावर सप्लाई दे देंगे। जैसे कि अभी के केस पे हम जो लैब कर रहे हैं, अभी के जो हम पैकेट ट्रेसर पे लैब कर रहे थे, यह हमने क्या लगाया था, एक एडाप्टर लगाया। तो कई सारे आईपी फोन ऐसे भी हैं जिसपे जो काफी कम पावर सप्लाई पे काम कर लेते हैं, तो उन पर हम क्या करते हैं कि उन पर हम अलग से एडाप्टर नहीं लगाते हैं, हम इथरनेट केबल जो स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं, जो स्विच से जो केबल कनेक्ट कर रहे हैं, उस स्विच के उस केबल के थ्रू ही अपना आईपी फोन को हम पावर दे देते हैं। तो उसके लिए आपको स्विच भी वैसा होना चाहिए। सारे स्विच आपको पावर सप्लाई नहीं दे सकते, सारे स्विच आपको पावर सप्लाई नहीं दे सकते। कुछ स्विचेस हैं जो पावर सप्लाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं जूम इन करूं, इस ये स्विच जो है देखो, आपका पावर सप्लाई नहीं दे सकता, ठीक है। जो पावर सप्लाई देगा उस स्विच पे पीओई वगैरह या पीओई प्लस वगैरह कुछ लिखा रहेगा। अभी मैं बताता हूँ वो क्या होता है। मान लो आपने ये स्विच लिया, इस स्विच को आप थोड़ा सा जूम कर लो, यहाँ देखो पीओई लिखा हुआ है, काफी छोटा सा है, 24 पोर्ट पीओई, पावर ओवर इथरनेट। यानी जो स्विचेस आपके पीओई सपोर्ट करते हैं, जो पावर सप्लाई दे सकते हैं, वही स्विचेस आपको पावर सप्लाई दे पाएंगे, सारे स्विचेस नहीं दे पाते। अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, सिस्को पीओई स्विचेस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पीओई स्विचेस दिखेंगे सिस्को।
कौन सा स्विचेस चाहिए आपको, कोर या डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर, नेटवर्क मैनेजमेंट, कैटलिस्ट, इसको कैटलिस्ट स्विचेस चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं। कैटलिस्ट स्विचेस आपका क्या होता है कि आपका इंटरप्राइज पे ज़्यादा यूज होता है, कुछ बड़े बड़े स्विचेस हैं। ठीक है, डेटा शीट करके भी ऑप्शंस आता है, आप सर्च कर सकते हो, हालांकि काम आपको नहीं करने को मिलेगा। लेट मी चेक। ये काफी जो परचेजिंग वगैरह पे जो होते हैं ना, वो काफी सीनियर बंदे होते हैं, वही सब सारा काम करते हैं। फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ है क्या? कैटलिस्ट 9500। इस पे स्विचेस पे कुछ स्विचेस आपके होंगे जो पीओई सपोर्ट करते हैं। देखो आप जो फाइबर पोर्ट्स वाले हैं वो तो आपको पीओई होंगे ही नहीं, क्योंकि फाइबर में कैसे इलेक्ट्रिक पावर दोगे आप, है ना। फाइबर वाले तो होंगे भी। यहाँ आ नहीं रहा ऑप्शन से, इसको पीओई स्विचेस, डेटा शीट। 9200 भी बड़ा होता है। एक्सप्लोर बेटर टुगेदर, फाइंड सॉल्यूशन। तो काफी ज्यादा वेबसाइट्स वगैरह सीरीज पे भी देख सकते हो। यहाँ पे 29 कौन सा सीरीज है ये, 2960 का भी पीओई स्विच आता है। नॉर्मल स्विच भी आता है और पीओई स्विच भी आता है, अगर आप ऐसा भी देखना चाहो इसको। 2960 पीओई स्विच। ये दिखाई नहीं रहा है यहाँ, बोलते हैं लिंक 48 इथरनेट पोर्ट। ये देखो सारे स्विचेस देखो नहीं, इसको कैटलिस्ट 2960 S 24 TS S, ये देखो आपका पीओई सपोर्टेड नहीं है। ये कुछ स्विचेस देखो आपका पीओई सपोर्टेड दिख रहा है यहाँ, पीओई पोर्ट्स। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 370 वाट, यानी 370 वाट तक का पावर वो दे सकता है वो स्विच। क्लियर है। जैसे कई सारी सीरीज है, आप देख सकते हो। आपका काम फिलहाल ये चीज नहीं रहेगा, कोई पूछेगा भी नहीं कौन कौन से पीओई बेस्ड स्विचेस हैं, सीरीज बता दो। जी काफी एक्सपीरियंस बंदे वगैरह जो होते हैं ना, वही ये परचेजिंग वगैरह काम करते हैं। परचेजिंग वगैरह पे ना बाद में आपको ट्रांसफर होती है, जब आप काफी ज्यादा एक कंपनी पे रुक जाते हो, काफी लंबा काम करते हो, कई ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको प्रोजेक्ट बेस पे, तो फिर धीरे धीरे आप परचेजिंग डिपार्टमेंट में मूव करते हैं। ठीक है, तो पावर ओवर इथरनेट हम बात कर रहे थे। तो पावर सप्लाई देने के लिए पावर ओवर इथरनेट का कंसेप्ट बनाया गया। तो पीओई के स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स जैसे अगर किसी पे लिखा है पीओई, ठीक है, किसी डिवाइस पे अगर लिखा है कि वो पीओई है, वो पावर ओवर इथरनेट का पावर दे सकता है, तो 15.4 वाट तक का पावर वो दे सकता है 100 मीटर डिस्टेंस पर तक। 100 मीटर डिस्टेंस से ज़्यादा केबल अगर डिस्टेंस हो जाएगा, मान लो आप किसी सीसीटीवी कैमरा को पावर सप्लाई दे रहे हो किसी स्विच से, और ये स्विच आपका पीओई स्विच, तो इसका एक पोर्ट जो है वो 15.4 वाट से ज़्यादा का पावर नहीं दे सकता। और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो पावर सप्लाई नहीं जाएगी। मान लो आपका ये सीसीटीवी कैमरा है या फिर कोई आपने आईपी फोन वगैरह लगाया है, इसमें पावर ज्यादा चाहिए, मान लो 30 वाट चाहिए, और आपका स्विच जो है वो पीओई स्विच, तो पीओई का एक पोर्ट कितना दे सकता है, 15.4। तो आपका ये डिवाइस काम नहीं करेगा। आईपी फोन को कितना चाहिए, 30 वाट, और आपके पास
एक पोर्ट कितना दे रहा है 15.4 वाट। भले आपके पास पावर ज्यादा है, हो सकता है कि ये 370 वाट तक का पावर सप्लाई कर सके, लेकिन एक पोर्ट का कैपेसिटी कितना है 15.4 वाट। तो जैसा आपका इन डिवाइस होगा जिसको पावर सप्लाई आपको देना है, उस हिसाब से आपको स्विच खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पीओई स्विच खरीद लिया और आपका 30 वाट का आपका आईपी फोन्स वगैरह थे, तो आपका ये काम नहीं करेगा, फिर आपको स्विच चेंज करना पड़ेगा। तो पीओई प्लस उन्होंने बनाया, स्टैंडर्ड 802.380 है। ये अप टू 30 वाट तक का पावर दे सकता है, यानी एक पोर्ट 30 वाट तक का पावर दे सकता है। केबल जो रिक्वायरमेंट है केट 5E या फिर उससे हायर केबल की जरूरत है। फिर उन्होंने बनाया 802.3BT, पीओई प्लस प्लस कहते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक यूपीओई और यूपीओई प्लस। यूपी मतलब यूनिवर्सल पावर ओवर इथरनेट, यूनिवर्सल पावर ओवर इथरनेट प्लस। पीओई डबल प्लस के अंदर, पीओई डबल प्लस नहीं कहते, पीओई प्लस प्लस कहते हैं। तो जो यूपीओई का जो कंसेप्ट बनाया गया, उसमें बताया गया कि एक पोर्ट जो है वो 60 वाट तक का पावर दे सकता है। फर्दर रिक्वायरमेंट और बढ़ी कि भाई पावर सप्लाई और चाहिए। ठीक है, 60 वाट से हमारा काम नहीं हो रहा है, मतलब एक पोर्ट अगर 60 वाट का पावर दे रहा है, तो भी हमारे कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिन्हें 60 वाट से ज्यादा का पावर चाहिए। तो उसके लिए कंसेप्ट बनाया गया यूपीओई, यूनिवर्सल पावर ओवर इंटरनेट प्लस। उसमें क्या होता है, अगर कोई डिवाइस यूपीओई प्लस सपोर्टेड है, यानी किसी डिवाइस किसी स्विच के ऊपर अगर यूपीओई प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका एक पोर्ट 100 वाट से ज्यादा का पावर दे सकता है। बात क्लियर है? तो आपको देख के खरीदना पड़ेगा कि आपका इक्विपमेंट कौन सा है नीचे साइड जिसे पावर सप्लाई देना है। जैसा होगा वैसा ही आपको सपोर्टेड स्विच खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपका रिक्वायरमेंट 15.4 का था और आपने यूपीओई प्लस खरीद लिया, इसलिए ऑब्वियसली ये महंगा होगा, फालतू कंपनी खर्चा बढ़ा रहे हो ना। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है यूपीओ। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, यही सब बारे में लिखा है जो हमने बात किया था। नो नीड फॉर सेपरेट पावर एडोप्टर, जो हमने बताया कि वॉल पे हमें पावर एडोप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट है, सीलिंग पे कहीं पे भी कहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप पावर सप्लाई जो दे रहे हो वो आप इथरनेट केबल से दे रहे हो। सेंट्रलाइज पावर मैनेजमेंट थ्रू स्विचेस, स्विचेस के थ्रू ही पावर सप्लाई हो रहा है। अनइंटरप्टेड पावर व्हेन स्विचेस आर कनेक्टेड टू यूपीएस। अगर मान लो आपने अपने रैक वगैरह पे ऑब्वियसली आप यूपीएस तो लगाते ही हो, ताकि स्विचेस को कंटिन्यू पावर मिलता रहे। तो उससे क्या होता है, आपका जो इन डिवाइसेस जो है कैमरा वगैरह वो कभी भी डाउन नहीं होता, तो पावर सप्लाई चल भी जाती है। ठीक है, इसके कुछ फेसेस हैं, जैसे मुझे थोड़ा बहुत बताना था कि यूपीओई आपका जो पावर ओवर इथरनेट है वो कैसे काम करता है। तो मैं खाली स्लाइड पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आपका एक आईपी फोन है, ठीक है, आईपी फोन, और आपने इस स्विच से कनेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे क्या होता है कि ये स्विच को कैसे पता चलता है कि सामने वाला जो डिवाइस है वो आईपी फोन है और इससे पावर सप्लाई चाहिए। हो सकता है कि आपने दूसरे पोर्ट पे पीसी लगाया है या लैपटॉप लगाया है, लैपटॉप को तो पावर नहीं देगा ये। सेम ही स्विच, मान लो ये पीओई प्लस, ठीक है, तो इसके सारे पोर्ट क्या है, पावर सप्लाई कर सकते। तो स्विच को कैसे पता चलेगा कि भाई इस ये जो डिवाइस है ये एक लैपटॉप है, इसे पावर सप्लाई नहीं देना है। अगर दे दिया इथरनेट केबल पे तो हो सकता है इसका मदरबोर्ड खराब हो जाए, लेकिन इसे देना है, ये आईपी फोन। तो उसके लिए स्विचेस क्या करता है, स्विचेस सबसे पहले एक छोटा सा वोल्टेज भेजता है, तो छोटा सा पावर सप्लाई भेजता है। अगर सामने वाला डिवाइस उसे रिटर्न कर दे ये वोल्टेज, जैसे उसको पावर मिला, ये ऑन हल्का थोड़ा सा पावर आया, ये वापस से इसे रिटर्न कर दे, तो स्विच समझ जाता है कि सामने वाला जो डिवाइस है
वो आपका पीओई वाला है, यानी उसे पावर चाहिए। ठीक है। अगर कोई किसी ने, अगर वो लैपटॉप को भेजा और लैपटॉप उसे रिवर्स नहीं करेगा, छोटा पावर सप्लाई वो सब किसी को भेजता है, मतलब यहाँ पे किसी भी पीओई प्लस वाला डिवाइस, अगर पीओई डिवाइस आपके पास स्विचेस हैं, तो आप कोई भी पोर्ट पे जब भी आप कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो पहले छोटा पावर भेजता है। पावर भेजा, अगर रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाता है कि सामने वाला डिवाइस जो है उसे पावर की जरूरत नहीं है, यानी उस पोर्ट पे अब वो पावर नहीं दे। और जो रिप्लाई कर देता है वो समझ जाता है कि अच्छा सामने वाला जो बंदा है उसे पावर की जरूरत है, तो मैं उसे पावर देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, ये तो हुआ पावर देना। अब पावर देना कितना कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने पीओई प्लस लगाया है, आपके पास 30 वाट का कैपेसिटी है हर एक पोर्ट पे देने में। और मान लो एक आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया जो स्विच से कनेक्टेड, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगाया जो स्विच से कनेक्टेड है। तो सीसीटीवी कैमरा को मान लो सिर्फ चाहिए 8 वाट, तो क्या इसे 30 वाट का पावर देगा? नहीं देना चाहिए, पावर की बर्बादी है ना, आपका बिल वगैरह बढ़ जाए। इसके लिए क्या होता है कि पहले जब स्टार्ट ऑफ द टाइम में जैसे इसने लूप दिया है ना, पावर सप्लाई दिया, इससे इससे रिटर्न आ गया, तो ये पोर्ट तेरे से समझ गया कि अच्छा ठीक है, इसे पावर सप्लाई देना है। तो फर्स्ट टाइम क्या करता है, वो उसे पूरा 30 वाट का पावर ही देता है ताकि ये डिवाइस ऑन हो जाए। जब सीसीटीवी कैमरा ऑन हो जाता है, कोई भी डिवाइस ऑन हो जाता है, तो ऑन होने के बाद आपका कैमरा, वो जो कैमरा जो है वो एक दूसरे के साथ सीडीपी का मैसेज या फिर एलएलडीपी का मैसेज के थ्रू एक दूसरे को बता देते हैं कि भाई मुझे जो है, मैं सीसीटीवी कैमरा हूँ, मुझे 30 वाट की पावर की जरूरत नहीं है, मेरा 8 वाट पे काम हो जाए। तो अब से स्विच क्या करता है, इसको 8 वाट का पावर देगा। बात क्लियर हो गई? ओके। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखी हुई थी। डिटेक्शन फेज, क्लासिफिकेशन फेज, इसमें समझा जाता है कि कौन सा क्लास पे है। तो क्लास भी अलग एक कैटेगरी है कि एक्चुअली बता दिया जाता है कि मैं क्लास 1 का हूँ या क्लास 2 का हूँ, क्लास 0 का हूँ। तो जैसा जैसा क्लास रहेगा वैसा वैसा उसका पावर सप्लाई का रेंज रहता है। ये पावर स्पेसिफिकेशन पे बताया गया है, जरूरत नहीं है अपने को पढ़ने की। पावर डिलीवरी कितना पावर देना है, मॉनिटरिंग, ठीक है, कैसा ना हो कि भाई ओवरलोड हो जाए या डैमेज हो जाए, ये सारी चीजें पीओई काम करता है। तो इसे देखने का कमांड भी है, छोटा सा लैब करके देख लेते हैं। अभी जो हमने काम किया था, एक स्विच ले लेते हैं। ठीक है, मैं 2 स्विच ले लेता हूँ यहाँ। अब मैं यहाँ पर एक आईपी फोन ले लेता हूँ। 2 आईपी फोन ले लिया हमने, इसको हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ये फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपने कुछ लगाया नहीं है पावर केबल। और आपने जब देखा था कि हमने 2960 के साथ जो कनेक्ट किया था, जो स्विच हमारा पीओई बेस नहीं था, तो उस समय जब हमने आईपी फोन कनेक्ट किया था तो आईपी फोन हमारा ऑन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखना कि जैसे ही मैं केबल कनेक्ट करूंगा, आपका आईपी फोन ऑन हो जाएगा। तो आईपी फोन ऑन हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इस स्विच पे जाओगे, तो स्विच क्या है, ये पीओई सपोर्ट करता है। तो सीएलआई पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चेक करने का भी कमांड है, इनेबल शो पावर इन लाइन। बड़ा कर देता हूँ। ठीक,
आपका ये स्विच है वो क्या है 370 वाट ऑफ पावर दे सकता है। अवेलेबल मतलब लिखा है कि कितना पावर वो दे सकता है, 370 वाट। और आपका ये डिवाइस है वो कौन सा है, पीओई डिवाइस। क्योंकि पीओई डिवाइस मैंने आपको बताया था 15.4 वाट का पावर देगा। पीओई प्लस नहीं, देखो हर एक पोर्ट कितना दे सकता है, 15.4 दे सकता है ना। अभी जो आपने आईपी फोन लगाया था उसे पावर कितना दिया जा रहा है, 10 वाट। जैसा कि मैंने बताया ऑन होने के बाद 15.4 वाट पूरा पावर वो नहीं दे रहा है, क्योंकि सामने वाले को 10 वाट की जरूरत है। सीडीपी के थ्रू ये पता चल जा रहा है। देखो पावर का क्लास 3 है, यानी जो आपका जो डिवाइस आपने आईपी फोन लगाया है उसका पावर क्लास क्या है, वो 3 है। 3 है इसका मतलब वो 10 वाट। ये क्लासेस के थ्रू बता देते हैं, क्योंकि मैं क्लास 3 का हूँ तो वो समझ जाता है कि 10 वाट देना। ऐसा पावर सप्लाई के लिए क्लासेस बनाई गई। ठीक है, ये फिर एलिटिकल की बात आ जाएगी। यूज्ड 10 वाट ऑफ पावर, अभी अवेलेबल 360 वाट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट जो है वो आपके ऑटो मोड पे, यानी हर एक पोर्ट पे जब भी आप कोई सा भी केबल लगाओगे तो सबसे पहले वो छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करके देखेगा कि सामने वाले डिवाइस को पावर चाहिए या नहीं चाहिए। मान लो आप ऐसा श्योर हो कि आप कुछ ऐसा डिवाइस लगा रहे हो पीओई डिवाइस पे, माने मल्टी लेयर स्विच, मतलब आपका जो स्विच है वो पीओई बेस्ड है या फिर पीओई प्लस है या फिर यूपीओई है, जो भी है। आप ऐसा कुछ सेंसिटिव डिवाइस लगा रहे हो इस पे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि थोड़ा सा भाई पावर वगैरह आए उस डिवाइस पे तो वो डिवाइस क्या हो सकता है कि डैमेज हो सकता है। तो मान लो कि एक ऐसा लैपटॉप वगैरह है या फिर कुछ सर्वर है हमारा, जो हम कोई चीज ऐसा डिवाइस लगा रहे हैं जो पावर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, इसे पावर सप्लाई करने के लिए आपने अलग सा पूरा यूपीएस का सिस्टम बनाया। तो उस केस पे आप किसी पोर्ट को बंद भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए कमांड है। जैसे मान लो आप किस पे लगाओगे, फास्ट 0/2 पे लगाते हैं तो इंटरफेस पे चलेंगे, 150 इंटरफेस फास्ट 0/2, और आप यहाँ कमांड चला सकते हो पावर इन लाइन नेवर। इससे क्या हो जाएगा, फास्ट 0/2 कभी भी उस पोर्ट पे, फास्ट 0/2 पे कभी पावर सप्लाई नहीं देगा और नहीं चेक करेगा, छोटा वोल्टेज देता है। फिर आप देख लो तो पावर इन लाइन, ठीक है। इस पोर्ट पे देखो ये हट गया, देखो फास्ट 0/2 हट गया, हट गया ना, डायरेक्ट फास्ट 0/3, यानी उस लिस्ट से उसे हटा दिया। इसमें पावर देना ही नहीं है फास्ट 0/2, ना कहीं पावर देना है, नहीं कभी चेक करना। ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर अगर आप शो कमांड इस पे देखना चाहो तो और भी ऑप्शंस हैं। शो पावर इन लाइन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है शायद, ओके। मान लो आप देखना चाहते हैं फास्ट 0/1 डिटेल, अच्छा यहाँ पैकेट ट्रेसर पे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन और भी कमांड्स हैं, आप शो पावर इन लाइन क्वेश्चन मार्क करके भी और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। पैकेट ट्रेसर में सपोर्ट नहीं करता है रहने। ठीक है, तो हर एक डिवाइस जो होता है स्विचेस, वो अपने हिसाब से पावर सप्लाई का उसका रेंज होता है। जरूरी नहीं कि सारे 370 वाट ही दे रहे होंगे, तो हो सकता है कि 490 दे रहा होगा, 480 दे रहा होगा, ऐसा भी। अब इसको समझने के जो दूसरा स्विच हमने लिया था, इस स्विच को लेते हैं। ये भी एक मल्टी लेयर स्विच है, और इसे भी अगर आप देखोगे जूम करके तो ये भी आपका पीओई डिवाइस, पीओई प्लस डिवाइस है। देखो ये 30 वाट वाला कैपेसिटी का स्विच हो। लेकिन अभी देखो ये स्विच ऑन नहीं, अगर आप सीएलआई पे जाएंगे क्या बोलेगा, डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन। पावर ऑन की नहीं है, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे पावर सप्लाई लगाना पड़ता है। हमने एक पावर सप्लाई लगा दी, क्योंकि सामने वाला डिवाइस हम जो भी है हमारा पीओई प्लस है,
तो हमारा आईपी फोन के लिए अब मुझे एडाप्टर की जरूरत नहीं है, वो भी डायरेक्टली आपका ऑन हो जाएगा। अब इसमें गीगाबिट पोर्ट है तो गीगाबिट पोर्ट के साथ ही लगा देते हैं। ये देखो आपका फोन, आईपी फोन डायरेक्ट ऑन। आपको चेक करना है, आप वापस CLI पे जाओ, नो इनेबल शो पावर इन। ये देखो पीओई प्लस मैंने बताया था आपको, तो हर एक पोर्ट कितना दे सकता है, 30 वाट। मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 390 वाट। और रिमेनिंग कितनी रही, 380 वाट। आपको 10 वाट की जरूरत। तो अभी हमने फिजिकल लेयर पे चलो, एक ही पावर सप्लाई लगाया। अब जैसे ही हम दूसरा पावर सप्लाई भी इसमें ऐड कर देंगे, तब देखना क्या हो। CLI पे चलो, देखो एक मैसेज आया कि पावर सप्लाई एक इंसर्ट किया गया है, एक एडिशनल मॉड्यूल इंसर्ट किया गया। अब देखो आपका अवेलेबल पावर अब कितना हो गया, 780। पहले कितना था, 390 वाट। तो जैसा आपका पावर सप्लाई का बहुत सारे आपको स्विचेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्विचेस आपके ऐसे होते हैं जिसमें पावर सप्लाई ऐड करने का ऑप्शन होता है। मॉड्यूल बेस्ड होते हैं, पूरी तरीके से मॉड्यूल बेस्ड होते हैं। उनमें फैन निकालने का भी ऑप्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल बेस्ड क्यों बनाया जाता है, ताकि हमारा क्या है, कुछ सिंगल पॉइंट कोई फेलियर हो तो फटाक से हम उसे चेंज और रिप्लेस कर सकें। तो कई सारे आपके ऐसे होते हैं स्विचेस जो मॉड्यूल बेस्ड पूरी तरीके से होते हैं। जैसे पावर सप्लाई लगाने का भी अलग अलग ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वैसे स्विचेस पे भी आप देख सकते हो कि एक पावर सप्लाई लगाया तो 390 दे रहा था, दो लगा दिए तो बढ़ गई। तो उस तरह की चीजें भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट। तो क्लियर है, छोटा सा कंसेप्ट है ये पावर ओवर इथरनेट। उसके बाद एक छोटा टॉपिक बचता है हमारा, SSH विथ टैक्स। ये लैब करके हम SSH विथ टैक्स देखेंगे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, SSH करना है यूजिंग टकाक्स। तो कैसा है ये लैब, देखो हम अभी तक हमने SSH वगैरह किया था, है ना। जैसे कि मैंने छोटी टोपोलॉजी यहाँ बनाई है, ये राउटर पे हम SSH करेंगे। पीसी है हमारा, पीसी के थ्रू SSH करने वाला सिस्टम हमें पता था। हम क्या करते थे, राउटर पे जाके SSH इनेबल कर देते थे, यूजर नेम पासवर्ड राउटर पे बना देते थे, लाइन VTY पे जाकर हम लॉगिन लोकन कमांड चलाते। ठीक है, उससे क्या होता, जब भी हम SSH करते थे, राउटर अपने लोकल डेटाबेस पे चेक करता था कि हाँ यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, तो हमें SSH के लिए हम एंट्री कर लेते थे। राउटर के अंदर कॉन्फ़िग मोड पे हम चले जाते थे, पहले हम यही कर रहे थे। लेकिन ये तरीका एक्चुअली जितना भी है काफी कॉम्प्लिकेटेड है अगर बड़ा इन्वायरमेंट हो जाए। जैसे मान लो आपके पास 50 एम्प्लॉय काम कर IT डिपार्टमेंट, ठीक है। और आपके पास मान लो 50 राउटर हैं, 50 स्विचेस हैं, एक बड़ा इन्वायरमेंट। तो 50 एम्प्लॉय के लिए आपको इस 50 राउटर पे आपको यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और स्विचेस पे भी आपको यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा। लोकली जा जाके सारे राउटर पे जा जाके जो हम यूजर नेम पासवर्ड बना रहे थे, उस तरह से 50 एम्प्लॉय का भी यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा, 50 राउटर पे और 50 स्विचेस पे भी बनाना पड़ेगा। मान लो कोई एक एम्प्लॉय चला गया, एक एम्प्लॉय चला गया। अब उस एम्प्लॉय का यूजर नेम पासवर्ड आपको इस 50 डिवाइसेस से, मतलब 100 डिवाइसेस से जाकर डिलीट करना पड़ेगा। फिर एक नया बंदा आप हायर करोगे, फिर उसको क्या करोगे, उसको फिर 50 डिवाइस, मतलब 100 डिवाइसेस पे उसकी यूजर नेम पासवर्ड बनाओ, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम रखा जाए कि हम यूजर नेम पासवर्ड हम राउटर पे जा जाके नहीं बनाएंगे, हम एक सर्वर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड AAA सर्वर। हमने बात भी करी थोड़ी सी AAA सर्वर। AAA सर्वर पे हम यूजर नेम पासवर्ड जो इम्प्लॉयज का है
वो हम ट्रिपल ए सर्वर पे बनाएंगे, ना कि हम राउटर स्विचेस पे बनाएंगे। राउटर स्विचेस पे जब भी कोई बंदा एसएसएच करने की कोशिश करेगा तो ये राउटर ट्रिपल ए सर्वर से यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। अगर ट्रिपल ए सर्वर पे यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो जाएंगे, मतलब एग्जिस्ट करते होंगे, तो वो राउटर एसएसएच के लिए उसे एंट्री करने दे दे, यानी वो कॉन्फ़िग मोड पे जा पाए। तो ट्रिपल ए जो सर्वर है, ट्रिपल ए सर्वर का दो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था। एक टेकैक्स प्रोटोकॉल जो सिस्को का है, और एक रेडियस है जो ओपन स्टैंडर्ड है। तो हम ठीक है, पैकेट ट्रेसर में यहाँ रेडियस आपका काम नहीं करता है, तो टेकैक्स पे ही हम करके देख लें। बाकी सारी सिक्योरिटी के पार्ट है, सीसीएनपी सिक्योरिटी की, तो हम ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ नहीं देखेंगे, छोटा सा पॉइंट है तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें करके देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपकी बात होती है सीसीएनपी सिक्योरिटी। देखो, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। हमने एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा, एडी। एडी पे हमने यूजर नेम पासवर्ड एम्प्लॉयज का बनाया, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिपल ए सर्वर जो है, कई सारे एम्प्लॉयज, कई सारे कंपनी पे ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रिपल ए सर्वर है, चाहे कोई सा भी प्रोटोकॉल यूज करो, टकाक से या फिर रेडियस, ठीक है, ट्रिपल ए सर्वर को हम एडी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। एडी के साथ इंटीग्रेट करने पे क्या होता है कि एडी पे जो आपने आईटी डिपार्टमेंट, मान लो कोई राहुल नाम का कोई बंदा था जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था, आपने एडी पे जाकर राहुल का आईडी पासवर्ड बनाया, ठीक है। वो आईडी पासवर्ड ही सेम रहेगा टेकएक्स सर्वर पे अगर आप इंटीग्रेट कर, यानी वो राहुल जो एम्प्लॉय है, वो राहुल अपना जो यूजर नेम पासवर्ड से अपने कंप्यूटर पे जो लॉगिन करता था काम करने के लिए, वही सेम यूजर नेम पासवर्ड से वो राउटर पे भी एसएसएच कर पाए। यानी जब राउटर पे एसएसएच करने की कोशिश करेगा तो यूजर नेम पासवर्ड जो एडी का है, एडी पे आपने यूजर नेम पासवर्ड एम्प्लॉय के लिए बनाया था, वो सेम ही रहेगा आपके एसएसएच के यूजर नेम पासवर्ड। इंटीग्रेट करने पे ऐसा होता है। तो ये हम करके अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये भी सीसीएनपी सिक्योरिटी का पार्ट है, हम बात करेंगे बाद में अगर सीसीएनपी पढ़ेंगे तो एडी तो हमने पढ़ा था। ट्रिपल ए सर्वर जो यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास पैकेट ट्रेसर पे, इस पे ये सब सारे फीचर्स नहीं। जीएनएस पे अवेलेबिलिटी है। जीएनएस पे आपका सिस्को का आईएस आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और आपका और भी है, जैसे कि इसकी भी है, आपका सोलर विंड की भी है आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। फ्री रेडियस करके भी आता है आपका। ये सारे आपके ट्रिपल ए सर्वर्स। तो इस सर्वर्स को लेकर आपको एडी के साथ उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो यूजर नेम पासवर्ड्स हैं जो एडी पे हैं, वही सेम यूजर नेम पासवर्ड आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे एसएसएच के लिए। बात क्लियर? तो कई सारे कंपनी इस चीज को फॉलो करते हैं, एडी को ट्रिपल ए के साथ इंटीग्रेट करते हैं। कई सारी कंपनी सेपरेट रखती है। कई सारी कंपनी एडी और टेकैक्स को, मतलब ट्रिपल ए सर्वर को इंटीग्रेट नहीं करती, अलग रखती। यानी अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे अगर लॉग इन करोगे, अगर कंपनी कंप्यूटर पे, तो आपका एडी का जो यूजर नेम पासवर्ड है, जो लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम पासवर्ड जो पीसी के लिए है, वो अलग होता है। और राउटर वगैरह पे लॉगिन करने के लिए जो एसएसएच से आप लॉगिन करते हो, उसका यूजर नेम पासवर्ड अलग होता है। कई सारी कंपनी ऐसी भी रखती है इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों को इंटीग्रेट नहीं करती। इसका भी एक अलग अलग रखने का भी कोई रीजन, सिक्योरिटी हो जाती है कि ऐसा ना हो कि किसी ने अगर एडी को कंप्रोमाइज कर लिया, या फिर किसी ने आपका यूजर नेम पासवर्ड चोरी कर लिया, पता हो, तो ऐसा ना हो कि वो सारे राउटर्स वगैरह पे जाकर लॉगिन करके कॉन्फ़िगरेशन ही बिगाड़ दे। इस वजह से कई कंपनी जो है वो दोनों को अलग रखती है, ट्रिपल ए अलग रखती है, एडी अलग रखती है, और ट्रिपल ए अलग रखती है। सारी कंपनी दोनों को इंटीग्रेट कर देती है, क्योंकि उन्हें अपने इंटरनल आर्किटेक्चर पर काफ़ी भरोसा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनका इंटरनल आर्किटेक्चर। वो जान रहे हैं कि हमारा कुछ भी कंप्रोमाइज होने वाला नहीं है, तो इस वजह से वो ऐसा भी करती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारी पार्ट आपके डिटेल में सीसीएनपी सिक्योरिटी पे, ठीक है, जिसमें सिस्को आईएस भी पढ़ते हैं। फ्री रेडियस तो उसके अंदर है नहीं, आप चाहो तो पढ़ भी देख भी सकते हैं, हम लोग देख लेंगे, अगर हम लोग सीसीएनपी सिक्योरिटी कभी एक्सप्लोर करेंगे तो हम पढ़ लेंगे।
हालांकि आपको सीसीएनपी इंटरप्राइज पे आप होते हो तो आपको ये सब सारी चीजें नहीं पूछता है, और ना ही ये सब सारे काम आपको करने को मिलता है। वो सिक्योरिटी का बंदा ही करे, भले आपको थोड़ा बहुत आता है लेकिन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। लेकिन चूंकि हमें पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू आइडिया रहे कि कैसे काम करता है, वहां जाके बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाओ, इस वजह से हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, राउटर पे चलते हैं। तो राउटर पे हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है, सिंपल है। होस्ट नेम चूंकि मुझे देना पड़ेगा क्योंकि एसएसएच कर रहे हैं, की जनरेट करने के लिए होस्ट नेम की जरूरत पड़ती है। इंटरफेस पे आईपी दे रहे हैं, इनेबल सीक्रेट कमांड दे रहे हैं, एक यूजर नेम पासवर्ड बना रहे हैं, एडमिन एडमिन। ये मैं बताऊंगा मैं क्यों बना रहा हूँ अभी, चूंकि हमने बात करी कि यूजर नेम पासवर्ड हम बनाएंगे नहीं, लेकिन एक पासवर्ड हम बना रहे हैं यूजर नेम एडमिन, और सीक्रेट पासवर्ड भी एडमिन दे रहे हैं। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हमारा सिस्को है, ठीक है। आईपी डोमेन नेम, क्रिप्टो की जनरेट, आईपी एसएसएच वर्जन, और लाइन बीटीवाई पे जाके लॉगिन लोकल कमांड चला के हम कुछ चीजें देखेंगे, फिर हम ट्रिपल ए इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले एसएसएच का कॉमन काम है, तो सबसे पहले कॉमन चीजें हम कर लेते हैं। ये तो सारी चीजें आपको पता ही है। फेस क्रिप्टो की जनरेट 1024, आईपी एसएसएच वर्जन 2, ठीक है। आईपी एसएसएच वर्जन 2 हो। अब हम लाइन बीटीवाई पे जाके लॉगिन लोकल कमांड चला देते हैं ताकि एडमिन एडमिन से हम एसएसएच कर सकें। फिलहाल अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो राउटर पे काम हो गया हम, ठीक है। हम लूप बैक आईपी वगैरह नहीं बनाना, चाहो तो बना सकते हो, डीएनएस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। वो हम करेंगे बाद में, जब हम ऑफिस वगैरह लैब करेंगे तो सारी चीजें करके देखेंगे। ठीक है, अभी सर्वर जो है, सर्वर का कोई काम नहीं है, सर्वर पे मैंने कुछ भी नहीं किया, आईपी वगैरह भी नहीं दी। ठीक, अभी सर्वर ऐसे ही पड़ा है, बस ऐसे ही लगा के रखा है। तो पीसी पे जाके आईपी देना पड़ेगा ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए। आईपी 192.168.1.11 दे देते हैं, और डिफॉल्ट गेटवे आपको देना है तो दे दो, क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क पे है, जरूरत भी नहीं है, फिर भी देना चाहते हो दे दो। डीएनएस वगैरह अभी हम कुछ भी नहीं कर, ठीक है। अगर आप इधर जाओगे एसएसएच पे, होस्ट नेम क्या है, हमने नेम ने रखा, हमने आईपी से चल रहे हैं 1.1। यूजर नेम हमने अभी फिलहाल एडमिन बनाया, तो एडमिन से आप लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन कर पा रहे हो, यानी एसएसएच अभी आपका चल रहा है, और पुराना वाला ही एसएसएच चल रहा है कि हमने यूजर नेम पासवर्ड एडमिन बनाया था, और उसको हमने लाइन बीटीवाई पे अप्लाई कर दिया। अब क्या है कि आप एसएसएच कर पा रहे हो, ठीक है। देखिए, सिस्टम हमें फॉलो नहीं करना है ना, हमें एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो लाइन बीटीवाई पे जाकर लॉगिन लोकल जो मैंने कमांड चलाया था, अब मैं हटा दूँ, नो लॉगिन लोकल, जैसे हमने हटा दिया, अब आप एसएसएच नहीं करते। चेक भी कर लो, 192.168.1.1, यूजर नेम एडमिन, ठीक है। आपने लॉगिन लोकल से हटा दिया, लॉगिन नहीं होगा, इट इज वर्किंग। एसएसएच इनेबल है नहीं, नो लॉगिन लॉगिन कर, लॉगिन लोकल कर दिया। राइट, लाइन बीटीवाई टू शो रन, टाइम लगता है हटने में। लाइन बीटीवाई पे नो लॉगिन है, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पीसी पे चलते हैं, एसएसएच
192.168.1.1 एडमिन कनेक्ट एडमिन लॉगिन हो रहा है। पैकेट ट्रेसर ना भाई बड़ा हिला है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं इस राउटर को हटा दूँ, दूसरा राउटर लाते हैं। पर ऐसा ना रहे आपको कि भाई लॉगिन तो हो रहा, डिफरेंस समझ में ना आए। मैं राउटर हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ चलता हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आर माइनस डी करता हूँ, आर माइनस, देखो सारी आर प्रिंट्री हटा दी मैंने। ठीक है, अब राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मूव, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बस मैं लाइन बीटीवाई वाली कमांड नहीं चलाऊंगा। अब एसएसएच नहीं हो पाएगा, एसएसएच इनेबल जरूर है लेकिन लाइन बीटीवाई पे तो हमने कुछ डाला नहीं है तो ये होने पाएगा। क्रिप्टो की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट RSC, do you want to replace? Yes, 102 IP SSH वर्जन 2। ठीक है, तो आप पीसी पे चलो, अब आप SSH करो, आपका SSH नहीं होगा क्योंकि लॉगिन लोकल आपने कमांड चलाई नहीं है। तो होस्ट नेम 192.168.1.1, यूजर नेम एडमिन कनेक्ट एडमिन, नहीं हो रहा है, एडमिन ही डाल रहा हूँ देखो भाई। ठीक है, वो सा पैकेट से थोड़ा सा हिला जुला कहानी रहता है। जब नो लॉगिन लोकल हटा दिया था हमने, लॉगिन लोकल कमांड ही हटा दिया था, फिर भी कैसे लॉगिन हो रहा था वही जानता है। ठीक है, तो अब आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, यूजर नेम पासवर्ड आपने ऑलरेडी एडमिन एडमिन बनाया है, वो आप देख भी लो। तो यूजर्स, शो यूजर्स, अभी तो फिलहाल लाइन कंसोल पे है, शो यूजर नेम, शो रन पे भी देख सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ होगा। यूजर नेम पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट, देखो यूजर नेम बना है एडमिन और एक पासवर्ड उसका रखा है, इंक्रिप्टेड है क्योंकि सीक्रेट कमांड चलाया था इसलिए ये इंक्रिप्टेड है। ठीक है, यूजर नेम एडमिन है और सीक्रेट आपका ही। तो राउटर पे आपके पास सिर्फ एक ही यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है। एक कॉमन पासवर्ड हम रखते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, वो देखो किस लिए रखते हैं, अब इसका बात, भले हम टकैक सर्वर पे सारे एम्प्लॉय का यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे, वो अवेलेबल आपका राउटर पे नहीं रहेगा, मतलब लोकल डेटाबेस पे, राउटर के लोकल डेटाबेस पे नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम राउटर पे एक यूजर नेम पासवर्ड बाय डिफॉल्ट बनाएंगे। वो क्यों बनाते हैं, देखो जब भी आप राउटर वगैरह जहाँ लगाते हो वो कहाँ लगाते हैं, कंट्रोल रूम में लगाते हैं, कंट्रोल रूम में लगाते हैं। कंट्रोल रूम में आपको पता है कि गेट्स होता है, वहाँ गार्ड होते हैं। आप जब भी कंट्रोल रूम में जाओगे उनके पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर पे आपको अपना एम्प्लॉय नेम, आईडी कार्ड वगैरह सब दिखाकर मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको लिखनी पड़ती है, तो ही जाके आपको कंट्रोल रूम में एक्सेस मिलता है। ठीक है, टेक्नीशियन वगैरह आते हैं तो उन्हें भी सारे अपने लॉग बुक्स वगैरह एंट्री करके अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, किस काम के लिए जा रहे हो, क्या एक्टिविटी करोगे, अगर एक्टिविटी के लिए भी आपको मेल दिखाना पड़ता है तो मेल पे किस टाइम के लिए आपको अप्रूवल दिया गया है, तो ही जाकर आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। तो आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपके पास राउटर, ठीक है, और इस राउटर पे जाकर आप कंसोल लगा रहे, और कंसोल पे भी आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जो आपका टेकैक्स वाला है, जो आपको दिया गया है,
SSH करने के लिए, उस पासवर्ड से, यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कंसोल पे, जो जनरली अलाउ नहीं किया जाएगा। किस रीजन से अलाउ नहीं किया जाएगा कंसोल पे? देखो, हमने यूजर नेम पासवर्ड जो बनाया अभी यहाँ पर लोकल डेटाबेस के लिए, वो लाइन कंसोल के लिए बनाया, वो ना कि आपका VTY के लिए बनाया, यानी SSH के लिए नहीं बनाया हमने। हमने बनाया लाइन कंसोल के लिए। लाइन कंसोल की जरूरत है, मान लो किसी कारण से ट्रैक सर्वर फेल हो जाए और राउटर पे कुछ दिक्कत वगैरह आ जाए, या फिर आप SSH नहीं कर पा रहे, कोई भी इम्प्लॉय राउटर को SSH नहीं कर पा रहा, एक यूजर नेम पासवर्ड तो होना चाहिए ना, ताकि आपके राउटर पे आप कंसोल से लॉगिन कर सकें। वरना राउटर को आपको ऐसे नॉर्मल मोड पे छोड़ देना पड़ेगा, यानी कोई भी कंसोल लगाएगा डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाएगा। ऐसा तो नहीं करोगे, आप एक पासवर्ड तो लगाओगे ना कंसोल के लिए। तो हमने जो भी पासवर्ड बनाया है एडमिन एडमिन, वो हर एक कंपनी बनाती है, हर एक कंपनी का एक कॉमन यूजर नेम पासवर्ड होता है। किसके लिए? कंसोल के लिए। कंसोल के लिए सारी कंपनी का यूजर नेम पासवर्ड, जितने भी उसके पास डिवाइसेस है, सब में सेम होगा। किसी भी राउटर, किसी भी स्विच पे आप लॉगिन करोगे, अगर आपको कॉमन यूजर नेम पासवर्ड पता है, जो सारे डिवाइसेस पे होता है, लोकल डेटाबेस पे होता है, ठीक है, वो कॉमन ही रहता है, वो सेम रहता है सारे डिवाइसेस, वो लाइन कंसोल के लिए रखा जाता है। अब हम जो बात कर रहे थे, मैं हटा ही देता हूँ, फिर से बनाता हूँ, ठीक है। हम जब बात कर रहे थे कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम पे राउटर था, आप एंट्री करे, आपने कंसोल से लॉगिन की, कंसोल से आपको आपके यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए भी है, मान लो आसपास कोई बंदा हो या अपने किसी टेक्नीशियन को लेके गए, अगर उसने आपका यूजर नेम पासवर्ड देख लिया, तो कल दिन वो आकर कंसोल पे आपका यूजर नेम पासवर्ड, या फिर कोई थर्ड पार्टी कोई टीम है जो आई थी चेक करने के लिए, या फिर कुछ आपको दिखाना था, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आ रही थी, आपने बाहर से रिसोर्सेस मंगाया था ट्रबल शूट करने के, ठीक है, आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया, आप देख गए, उसने भी देख लिया, कल दिन उसने उस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके बहुत सारी चीजें उसने चेंज कर दी, और फंसेगा कौन? आप फंसोगे, इसका यूजर नेम पासवर्ड। इस वजह से लाइन कंसोल के लिए हमेशा जो पासवर्ड बनाया जाता है, वो लोकल राउटर के डेटाबेस पे ही रखा जाता है, उसे टकैत वगैरह पे नहीं रखा, लोकल राउटर के डेटाबेस पे रखा जाता है। उससे क्या है कि जब भी कोई कंसोल पे लॉगिन करेगा, वो आपका जो राउटर का पे, जो आपने जो लोकल डेटाबेस पे जो यूजर नेम पासवर्ड एक बना कर रखा है, जो कॉमन है सबके लिए, उससे से आप लॉगिन करो। अब इसमें बात ये होती है, कई लोगों को सवाल होगा, सर कोई कुछ भी आके कर देगा तो कैसे पता चलेगा? इसलिए पता चलेगा क्योंकि आप लॉग बुक एंट्री करके गए कि आप जा रहे हो इस काम के लिए, CCTV कैमरा वगैरह सब लगे रहते हैं, इस वजह से वो इस चीज को अलाउ करते हैं, ताकि कोई भी मान लो किसी नया कोई ऐसा कुछ इश्यू हो गया राउटर पे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपने थर्ड पार्टी टीम को हायर की, थर्ड पार्टी टीम क्या करेगी? थर्ड पार्टी टीम को आप थोड़ा ना SSH करके नहीं दोगे, आप बोलोगे मेरे कंट्रोल रूम में चले जाओ, थर्ड पार्टी टीम कंट्रोल रूम में जाएगी, कंट्रोल रूम में उसे आप बता दो कि भाई ये हमारा कंसोल लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड, वो उससे लॉगिन कर लेगा, जो भी चेंजेस करना होगा वो कर लेगा, जो भी रिजॉल्व करना होगा वो कर लेगा, ठीक है, उसके बाद वो बाहर चला जाएगा। अब जब भी उस थर्ड पार्टी को भले ही पता चल गया हो कि आपका कंसोल का लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वो उसे पता है, लेकिन पता होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि आपने उसे कंसोल का यूजर नेम पासवर्ड दिया, वो कभी SSH तो नहीं कर पाएगा ना उस यूजर नेम पासवर्ड से, ठीक है, आप अलाउ ही नहीं करोगे उस यूजर नेम पासवर्ड जो लोकल डेटाबेस पे राउटर के पास है, उससे आप SSH टेलनेट करने का अलाउ ही नहीं करोगे किसी को। तो उसके पास भले ही कंसोल का यूजर नेम पासवर्ड है, लेकिन वो कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएगा SSH टेलनेट से। उसे कभी भी करना होगा तो उसे कंट्रोल रूम में आना, और कंट्रोल रूम में ऑलरेडी आपके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब कुछ, तो ऐसा हर एक कंपनी में होता है। बात क्लियर है कि क्यों करते हैं? तो अभी जो हमने
यूजर नेम पासवर्ड जो लोकल डेटाबेस पे बनाया है उस पे हम एसएसएच टेलनेट नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ही अभी देखो हमने सारा एसएसएच टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया, सिर्फ हम जाकर लाइन बीटीवाई पे लॉगिन लोकल कमांड चला देंगे, लाइन बीटीवाई पे लॉगिन लोकल कमांड चला देंगे, तो हमारा क्या होगा, जो हमने लोकल डेटाबेस पे जो एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड बनाया है उससे लोग एसएसएच करने लगे। लेकिन हमको ये नहीं करना, हमें ये जो एडमिन एडमिन को सिर्फ कंसोल के लिए ही रखना है, बस एसएसएच के लिए नहीं रखना। तो यही काम हम करें। क्लियर है बात? ओके। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग हो जाएगी, यानी अब ये कमांड हम नहीं चलाएंगे, हमने यहाँ तक कर लिया, ये कमांड नहीं चलाएंगे। तो ट्रिपल ए इनेबल करना है, तो ट्रिपल ए इनेबल करने के लिए कमांड है ट्रिपल ए न्यू मॉडल। ये कमांड आपको देनी पड़ेगी जब भी आप ट्रिपल ए इनेबल करना चाहते हो। ऑथेंटिकेशन आप क्या करना चाहते हो, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन, लॉगिन के लिए हम ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहे हैं। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एस 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 टकास, मैंने ये नाम रखा है कि ग्रुप बना रहे हैं, दिस इज अ ग्रुप, जो एस 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 टेकैक्स नाम का मैं ग्रुप बना रहा हूँ। प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा हूँ, टेकैक्स प्लस, टेकैक्स सर्वर होस्ट आईपी, यानी एक सर्वर है हमारा, एक टेकैक्स सर्वर है। इस टेकैक्स सर्वर का आईपी क्या है, 1.50 की। की इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपका राउटर जब भी टेकैक्स सर्वर से कम्युनिकेट करे तो वो की के साथ ऑथेंटिकेट कर ले कि हाँ राउटर पे जो की है और टेकैक्स सर्वर पे की है वो दोनों सेम हो जाए। सेम होगा तो ही वो टेकैक्स सर्वर से इंटीग्रेट हो पाए, वरना आपने की वगैरह कुछ दिया नहीं है, की एक्चुअली डालना ही पड़ता है, कंपलसरी है। मान लो की का कंसेप्ट अगर नहीं होता तो क्या होता, आपने टेकैक्स सर्वर बनाया, कोई भी राउटर कोई भी पीसी आके बोलता कि भाई मैं भी कोई हैकर वगैरह होता, मैं राउटर, तो वो क्या होता है टेकैक्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इस वजह से आप की डाल रहे हैं। क्लियर है? लाइन बीटीवाई, लाइन बीटीवाई पे लॉगिन लोकल ने कमांड चला के आप चलाए लॉगिन ऑथेंटिकेशन, जो आपने ग्रुप बनाया था टेकैक्स पे, उस ग्रुप को आप लगा दो, सिंपल सा कमांड। बाकी कमांड्स के बारे में काफी डिटेल्स है सीसीएनपी, ठीक है, तभी फिलहाल हम ऐसे कर लेते हैं। राउटर पे चलेंगे 150, तो ये हो गया लाइन बीटीवाई पे, यानी एसएसएच जब भी आप करोगे, एसएसएच जब भी आप करोगे पीसी से राउटर को एसएसएच करोगे, तो राउटर क्या करेगा, राउटर चेक करेगा कि अच्छा मुझे जाना है टेकैक्स सर्वर, टेकैक्स सर्वर पे अगर यूजर नेम पासवर्ड जो ये पीसी वाला बंदा दे रहा है अगर टेकैक्स सर्वर पे भी सेम है तो मैं उसे एंट्री करने दे दूँ, ठीक है, यही बात। अब वो लॉगिन मतलब लोकल डेटाबेस चेक नहीं करेगा, हालांकि लोकल डेटाबेस पे एडमिन एडमिन हमने उसका कमांड चलाया ही नहीं, हमने बोला भाई ट्रिपल ए सर्वर से जाके ऑथेंटिकेट करो। क्लियर है? दूसरा हमने चलाया है, दूसरा हम कमांड चलाएंगे कंसोल लॉगिन के, तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन, कोई भी नाम आप यहाँ डाल सकते हो, कंसोल लॉगिन की जगह कोई भी नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम प्रोटोकॉल कौन सा चला रहे हैं, लोकल, यानी लोकल डेटाबेस के लिए चला रहे हैं। लाइन कंसोल 0 पे इसी ग्रुप को अप्लाई कर, यानी आपका जब एडमिन एडमिन जो आपने पास यूजर ने पासवर्ड बनाया है वो कंसोल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, एसएसएच के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एसएसएच के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ टेकैक सर्वर पे जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप बनाओगे उससे आप एसएसएच कर पाओगे, ना कि एडमिन एडमिन से कर पाओगे, एडमिन एडमिन से सिर्फ सिर्फ कंसोल लॉगिन हो पाएगा। क्लियर है ये? तो ज्यादा बड़ा कमांड नहीं, कमांड अगर मान लो उतना नहीं समझ में आ रहा हो तो फिलहाल आपको उतना जरूरत नहीं है समझने की, इसका तो लैब भी नहीं था आपको सीसीएनपी। तो अब ये हो गई राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब सेम हमें जाके करना है टेकैक्स सर्वर, टेकैक्स सर्वर पे हम चलेंगे, पहले आईपी डालेंगे,
आईपी इसका क्या डाल रहे थे, 192.168.1.50 आई थिंक, देख लो यहाँ पर। टेकएक्स सर्वर का आईपी क्या दिया था, 1.50। डिफॉल्ट गेटवे डालना चाहते हो डाल दो, हालांकि दोनों सेम ही नेटवर्क पे है तो जरूरत नहीं है, तो आईपी डाल दिया। अब आप चाहोगे सर्विस, सर्विस पे आपको ट्रिपल ए ऑप्शन अवेलेबल, ट्रिपल ए को ऑन करोगे। क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम यानी किसके लिए बनाना चाहो, मैंने अगर मान लो यहाँ पर आप 2 3 4 5 राउटर हैं तो सारे क्लाइंट नेम अलग अलग करके डालने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल एक ही राउटर है तो एक ही डालो, जरूरी नहीं कि ये क्लाइंट नेम आपको वही डालना पड़ेगा जो आपका होस्ट नेम, होस्ट नेम से इसका कोई लेना देना नहीं। बस ऐसे ही क्लाइंट नेम डाल। क्लाइंट का आईपी, किसके लिए आप टेकएक्स इनेबल करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम स्विच पे एसएसएच टेलनेट नहीं कर रहे हैं, एसएसएच नहीं कर रहे हैं, हम राउटर पे ही कर रहे हैं, तो राउटर का डाल। अगर स्विच को भी ऐड करना चाहते हो तो फिर क्लाइंट नेम जो भी आप डालना चाहते हो स्विच के लिए आप डाल दो, फिर स्विच का आईपी एड्रेस। स्विच का आईपी एड्रेस कैसे डालोगे, इंटरफेस विलेन करके, राइट। तो अभी हम राउटर कर रहे हैं तो राउटर करके देखेंगे। बाकी इसका भी हम लैब करेंगे, है ना। इसका हम जब हम पूरा ऑफिस आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएंगे तो हम सारी चीज़ें एक एक करके करके देखेंगे। जितना भी हमने अभी पढ़ा था कंसेप्ट, वो सारी चीज़ों को एक साथ कॉम्बो करके देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी बस मैं प्रोटोकॉल आपको समझा। सीक्रेट की, सीक्रेट की क्या देना पड़ेगा, जो सीक्रेट की आपने यहाँ दिया ये की आपको मैच करनी पड़ेगी। क्या, अगर मैच नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। यहाँ पे देखो सर्वर टाइप में ऑप्शन आपको दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, रेडियस और टेकएक्स। लेकिन बात है यहाँ पे रेडियस करोगे तो कमांड तो CLI पे जाकर जब राउटर पे रेडियस इनेबल करोगे, ग्रुप में जाकर रेडियस करोगे तो रेडियस का ऑप्शन नहीं, टेकएक्स ही है। इस वजह से हम सिर्फ टेकएक्स कर रहे हैं। एक होगी। अब जितना मर्जी आप यूजर नेम पासवर्ड यहाँ बना सकते। मान लो एक यूजर नेम बनाते हैं हम ताबिज, और पासवर्ड भी हम ताबिज करते हैं। एक एम्प्लॉय का यूजर नेम पासवर्ड हमने बनाया, ताबिज का काम हो गया, सब कुछ क्लियर, ठीक है। अब आप राउटर पे जाओ और यहाँ से आप बाहर निकलो, यूजर नेम पे जाओ, यूजर नेम में आप ताबिज डालो, पासवर्ड भी ताबिज डालो, देखो लॉगिन नहीं हो, क्योंकि लोकल मतलब कंसोल के लिए भी आप चाहो तो ट्रिपल ए लगा सकते, ऐसा नहीं। आप चाहते हो कि भाई मैं राउटर पे कुछ भी नहीं रखूंगा यूजर नेम पासवर्ड, आप उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हो कि भाई कंसोल के लिए भी आप टेकएक्स सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी जो पासवर्ड आपका अभी आप ताबिश ताबिश टेकएक्स सर्वर पे अवेलेबल है उससे लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वैसा कमांड वैसा कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। हालांकि ऐसा होता ही नहीं कि जनरली नहीं लोग नहीं करते हैं, कंसोल के लिए भी टेकएक्स सर्वर से के साथ इंटीग्रेट नहीं करते, इस वजह से हम नहीं कर रहे, ठीक है। एडमिन अब लोकल से हो जाएगा, लोकल डेटाबेस से हो जाएगा। देखो आप किसी ने मान लो अभी हमने क्या किया, कंसोल लॉगिन किया, राइट। तो कंसोल लॉगिन किसी ने किया, कंसोल लॉगिन करने के बाद वो बंदा आके कुछ चीजें देखना चाहता है, इनेबल सिक्योरिटी भी मान लो उसे पता था सिस्को, वो लॉगिन किया। वो एक काम करना चाहता है कि वो देखना चाहता है भाई हमारे राउटर पे क्या किसी का यूजर नेम पासवर्ड है कि मैं SSH वगैरह कर पाऊँ, शो रन, ठीक है। अभी तो वो क्या है, अभी तो वो किस पे आया, वो कंट्रोल रूम के अंदर आके अपना रजिस्टर एंट्री करके वो राउटर के अंदर गया है, कंसोल लॉगिन किया। लेकिन वो चाह रहा है कि अगर मान लो मुझे कोई यूजर नेम पासवर्ड मिल जाए राउटर के इंटरनल, जिससे कि मैं SSH कर पाऊँ, मैं बाद में जाकर इस राउटर को खराब कर दूँ। कोई मान लो ऐसा बंदा चाहता है, ठीक है। तो वो जब ये कमांड चलाएगा तो देखो उसे यूजर नेम क्या मिलेगा, तो ये सब सारी चीजें चल रही है लेकिन कोई मतलब नहीं है, सब चीजें कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूजर नेम उसके पास एडमिन है और पासवर्ड जो भी इंक्रिप्टेड, यानी जिससे वो लॉगिन किया था बस वही यूजर नेम पासवर्ड दिखा और कुछ भी नहीं दिखे। अगर आप टेकएक्स सर्वर नहीं लगाकर अगर आप लॉगिन लोकल कमांड लगाते SSH करने के लिए, तो उसे क्या वो बहुत सारे यूजर्स का यूजर नेम दिख जाता, भले पासवर्ड आपका जो भी इंक्रिप्टेड रहता,
हो सकता है किस तरीके से मैनिपुलेट करके वो पासवर्ड भी निकाल ले। ठीक है, उसको यूजर नेम दिख ही नहीं रहा है, उसे बस एक ही यूजर नेम दिख रहा है जिससे उससे कंसोल पे लॉग इन किया। क्लियर है? अब आप देखो, आप PC2 पे जाओ, अब आप SSH करो, होस्ट नेम 192.168.1.1। अगर आप एडमिन से देखो, अब आप लॉग इन करोगे, जो आपका कंसोल का यूजर नेम पासवर्ड है, देखो लॉग इन नहीं हो रहा ना। SSH करने के लिए आपको टेकैक्स वाला यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, यानी वही एम्प्लॉय लॉग इन कर पाएगा जिसका टेकैक्स AAA सर्वर पे आपने यूजर नेम पासवर्ड बनाया है। हो गया? अब इससे हो गया, लेकिन एडमिन से नहीं हुआ। तो इस टाइप की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चलती है। ठीक है, तो आगे बाकी सारी चीजें देखो, ये सिक्योरिटी का पार्ट है, तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। कई लोग को लग रहा होगा ताबिज भाई शॉर्टकट मार रहे हैं, लेकिन बाकी सिक्योरिटी पे काफी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया ताकि आप ब्लैंक ना हो, वहाँ जाके कोई टेकैक्स वगैरह और रेडियस सर्वर के बारे में बात करे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहे कि हाँ हाँ ऐसा होता है, टेकैक्स सर्वर का काम क्या है। ठीक है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ क्लोज करते हैं, और कल हम न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। आपको कोई डाउट्स वगैरह रहे तो आप लिंक्डइन में मुझे पूछ सकते हैं। लिंक्डइन का लिंक दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए तो आप 1-to-1 मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक्डइन में आपको भेज दूंगा। आपको PPT भी चाहिए तो भी आप मैसेज कर देना लिंक्डइन में, तो मैं वो भी भेज दूँ। इस सब के लिए ऐसा नहीं कि जो ऑफलाइन मेरे साथ क्लास कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, आप यूट्यूब पे भी कोई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको भी चाहिए तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो यूट्यूब वाले को भी कोई डाउट होता है तो आप लिंक्डइन में मुझसे कांटेक्ट करो, हम चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे चीज़ों। तो इसके लिए चार्जेस वगैरह नहीं है, देखो टोटली फ्री है। इस वजह से नहीं है, देखो क्योंकि देखो आप टाइम दे रहे हो ना, अब यूट्यूब वाले भी बंदे आके यहाँ पे टाइम दे रहे, सीख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आप टाइम दो और अब कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो, इस वजह से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल सपोर्ट। ठीक है, तो आज का क्लास क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय।